हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससी लिमिटेड एपिसोड 93। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को जानकारी देना चाहूँगा कि जीरो चैनल पर जो भी जानकारी प्रसारित की जाती है उसकी पहले उसकी सत्यता की पूरी पुष्टि कर ली जाती है। दस्तावेज खंगाले जाते हैं कि वास्तविकता में वो सच है या नहीं। अगर जीरो चैनल को कहीं पर भी डाउट होता है कि ये झूठ है तो ऐसी स्थिति में उस जानकारी को प्रसारित नहीं किया जाता। लेकिन जिस जानकारी के बारे में ये पता चलता है कि 100% सही है तो बिल्कुल दावे के साथ उसको प्रसारित किया जाता है कि इसके लिए पूर्णतः जीरो चैनल जिम्मेदार है। और अगर जिस जानकारी के बारे में सत्य या असत्य होने की पुष्टि नहीं होती है कि वो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, हम लोगों ने कोशिश की लेकिन हमको उसके प्रमाण नहीं मिल पाए, लेकिन उसका झूठ भी, वो झूठी खबर है ऐसी भी जानकारी नहीं मिल पाई तो हम उसको प्रसारित तो करते हैं। लेकिन इस शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ हम प्रसारित करते हैं कि भैया इसकी जीरो चैनल पुष्टि नहीं करता है और हमें जानकारी कहां से मिली वो बता दिया जाता है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस प्रकार जीरो चैनल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आप लोगों के सामने जो भी जानकारी रखता है वो पूर्णतः सत्य और सही होती है और जीरो चैनल द्वारा पुष्टि की जाती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों द्वारा जो जानकारी दी जाती है जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर्स को, और उसके बाद जब उनके नाम उजागर होते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को डर लगने लगता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर कुछ गलत बयानी करते पाए गए, अभी देखने को मिला है। पहले उन लोगों ने, जो हमने अभी कुछ दिन पहले लिस्ट जारी की थी, कई सारे लोगों के नाम बताए थे, उन लोगों ने, काफ़ी सारे उनके जूनियरों ने पूछा या अन्य लोगों ने पूछा, कई लोगों ने फ़ोन पर पूछा, कई लोगों ने रूबरू पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ वो जीरो चैनल को हम ही ने जानकारी दी थी। लेकिन जब उन लोगों ने वीडियो देखा कि इसने तो पूरी जानकारी दे दी और इसके लिए उनको लग रहा था कि हो सकता है हमारी जान को खतरा हो, तो इसके लिए फिर उन्होंने पलटी मार दी और बोलने लगे कि ये हमने जानकारी उनको गलती से दे दी। ये गलती से जानकारी कैसे होती है भाई? जानकारी सही होती है, गलत होती है, लेकिन जानकारी आपने गलती से दे दी, ये कैसे? क्योंकि संतूलाल भारती कई लोगों से अब ये कहते हुए पाया गया कि हमने ये जीरो चैनल को जानकारी गलती से दे दी। जय भगवान सैनी ने भी कई लोगों से ऐसे ही कहा कि हमने ये जीरो चैनल को जानकारी गलती से दे दी। अरे गलती से कैसे दे दी? जानकारी सही है या गलत है ये बताओ। नहीं, जानकारी तो सही है पर हमने गलती से दे दी। चलो भाई, गलती से ही दे दी लेकिन जानकारी आ गई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और फिर भी हम सभी लोगों को आगाह करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको हमारे चैनल पर प्रसारित किसी भी जानकारी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल पर दिखाई गई दोनों ईमेल आईडी पर तुरंत अपनी मेल आईडी से मेल भेजिए और जो हमारे चैनल पर जानकारी दिखाई गई है जिस पर आपको आपत्ति है उस पर आप आपत्ति भेजिए, तो हम उसकी सत्यता के प्रमाण आप तक प्रस्तुत कर देंगे। उसी मेल की रिप्लाई में हम उसकी सत्यता के प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। और अगर आपको लीगल नोटिस भेजना हो तो आप ऑनलाइन डिजिटल नोटिस भी भेज सकते हैं, तो हम उसके बाद उसका भी हम आपको लीगली जवाब देंगे। अब साथियों, आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और ये जानकारी भी हमें इन्हीं लोगों के द्वारा मिली है और इस जानकारी की जीरो चैनल ने पुष्टि कर ली है। ये जानकारी भी जीरो चैनल को संतू दलाल भारती ने दी, ये जानकारी सुनंदा कदम ने दी, ये जानकारी पृथ्वीराज यादव ने दी है और ये जानकारी जय भगवान सैनी और अन्य सभी लोग, जिन जिन लोगों के जीरो चैनल ने नाम लिए हैं उन सभी से संपर्क करके ये जानकारी हासिल की। उन सब लोगों ने ये जानकारी दी कि हाँ ये सत्य है और इसके बाद जीरो चैनल ने इस जानकारी की सेवी से भी पुष्टि कर ली, पुष्टि हो चुकी है। तब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये जानकारी ये है कि लोढ़ा कमेटी ने 1,22,00,000 खाते ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1,22,00,000 निवेशक जो है उनकी सूची तैयार करके उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं और उनको लोढ़ा कमेटी अब बाबा जी का ठुल्लू देगी।
इन निवेशकों की रकम कितनी जमा है मैं आपको बता दूं, इन निवेशकों के 4,000 रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक जमा है। 4,000 से कम किसी के भी जमा नहीं है। इन 1,22,00,000 निवेशकों में 4,000 से कम किसी के भी जमा नहीं है। और 4, 5, 10, 15,000 वाले बहुत ही कम निवेशक हैं, मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि इन निवेशकों में लगभग 1 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिनके 20,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पैसा जमा है। 1,22,00,000 निवेशक जो ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं, जिनको लोढ़ा कमेटी ने इनकार कर दिया कि अब हम इनको पेमेंट नहीं देंगे। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जितनी जानकारी मिल चुकी है उसके बाद अभी मैं उसको प्रसारित नहीं करूंगा, उसकी मैं पूरी पुष्टि कर लूं, इसके बाद मैं प्रसारित करूंगा कि इसकी वजह क्या है। लेकिन इसकी वजह भी जीरो चैनल को बता दी गई है, संतूलाल भारती ने भी बता दी है, और जय भगवान सैनी ने भी बता दी है, पृथ्वीराज यादव ने भी बता दी है, तेजेंद्र पाल चन्नी ने भी बता दी है, मंगेश थरवल ने भी बता दी है, सुनंदा कदम ने भी बता दी है। लेकिन जीरो चैनल एक बार सेबी से इसकी पुष्टि करेगा कि क्या उसकी वजह यही है, उसके बाद वो आपको वजह भी आपके सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है कि 1,22,00,000 निवेशकों को लोढ़ा कमेटी भुगतान नहीं देगी, और उसमें 1 करोड़ ऐसे इन्वेस्टर है जिनके 20,000 से लेके और 1 लाख रुपए के बीच में जमा है, और बाकी 22 लाख ऐसे कस्टमर हैं जिनके 4,000 से 20,000 तक जमा है और 1 लाख से 10 लाख तक जमा है। यानी 10 लाख जमा करने वाले भी कुछ निवेशक इस ब्लैक लिस्ट में गए हैं, तो 4,000 रुपए जमा करने वाले भी कुछ निवेशक इस ब्लैक लिस्ट में गए हैं। लेकिन 1 करोड़ निवेशक ऐसे हैं, बहुत संख्या ऐसे निवेशकों की है जिनका अमाउंट 20,000 से 1 लाख तक जमा है, और वो आईपीपी भी है और सीडीपीपी भी है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब इन 1,22,00,000 निवेशकों को पैसे कैसे मिलेंगे, इसका एक ही रास्ता है, बाकी सब पास्ता है। बाकी सब पास करिए, रास्ता एक ही है। 21 और 22 का मैटर उठाइए, अपनी ब्रांच के मैनेजर को घेरिए, और मैनेजर की संपत्ति और अपने नेगेटिव सीनियर जो 21 और 22 अगस्त को काउंटर पे बैठे थे उनकी प्रॉपर्टी बेच करके आप पैसा ले सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीगली ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से ये ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं। आप समझिए क्यों, क्योंकि आप लोगों ने आपत्ति नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आपत्ति नहीं कर रहे हो। यानी आप एक ट्रेन में बैठे थे और मजिस्ट्रेट की चेकिंग चल रही है, और उसके बाद टीसी बोल रहा है कि नहीं, इन सभी लोगों के पास टिकट नहीं है, और मजिस्ट्रेट ये कह रहा है कि चलो एक काम करो, अब इनको ज्यादा दंड नहीं देना है, इन लोगों के पास टिकट नहीं है, चलो उतारो ट्रेन से। और आपके जेब में टिकट रखी हुई है और आप टिकट दिखा नहीं पा रहे हो, तो फिर तो आपको ट्रेन से उतार के फेंक दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा कि भैया इसको उतार दो। आपने आज तक आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाए, सिर्फ इस भरोसे बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट आप बताओगे, आप सुप्रीम कोर्ट को तब पता चलेगा ना उसको कि आपने कितना पैसा जमा किया है, किस किस तारीख में जमा किया है। आप उस भरोसे बैठे हो कि कंपनी बता रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो कंपनी ने तो 1,22,00,000 लोगों के ऊपर मुंह पे ठेपी मार दी। अब घूमते रहो, घूमते रहो। अब कंपनी ने और कमेटी ने मिलकर के 1,22,00,000 लोगों की ठुकाई कर दी, ढंग से दस्तावेजों से ठुकाई कर दी। अब उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। कंपनी के भरोसे बैठे हो, आज भी बोल रहे हो मैनेजमेंट कोई है क्या, और मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की दाई महतारी करता जा रहा है रोज रोज। मैनेजमेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उनके भूत आते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में मैनेजमेंट खड़ा होकर के और सुनंदा कदम से मिलकर के एक एक निवेशक की मैया कर रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है, और आप भरोसे में बैठे हो कि हम तो भरोसे बैठे हैं। मैनेजमेंट बैठा है, दानिश आलम बैठा है, तेजिंदर पाल चन्नी बैठा है। उनको क्या फिक्र है, वो तो मैनेजमेंट से मिलकर के आपकी सत्यानाश करेंगे, आपकी ऐसी तैसी करेंगे वो लोग। आपको जागना पड़ेगा कि मैनेजमेंट आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। 1,22,00,000 निवेशकों को चूना लगा दिया गया है, और यह संतूलाल भारती ने क्या बताया मैं आपको वो बता देता हूं। लेकिन
इसकी अभी जीरो चैनल पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 1,22,00,000 निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा बिना लीगल एक्शन लिए, और उनको पर्सनल एक्शन लेना पड़ेगा अब, क्योंकि वो इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। और ये संतूलाल भारती ने जीरो चैनल को क्या बताया है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। इनमें ये सभी लोगों ने बताया है, मैं पूरे सभी हजारों लोगों के नाम नहीं ले सकता, 1,500-2,000 लोग हैं, मैं कुछ ही नाम ले लेता हूं। तेजेंद्र पाल चन्नी हो गया, मंगेश सरवल हो गया, सुनंदा कदम हो गई, पृथ्वीराज यादव हो गया, जय भगवान सैनी हो गया, शंभू चंद जैना हो गया, गणेश राम देवांगन हो गया। इन सभी लोगों ने यह जानकारी दी कि 11 अगस्त 2014, तारीख का ध्यान दीजिएगा साथियों, 11 अगस्त 2014। आज मैं एक और सूची भी आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो के लास्ट में है, बहुत ही बेहतरीन है। वो सूची आपने तैयार कर ली और आपका नाम अगर 1,22,00,000 लोगों में है जिनको इन्होंने कैंसिल किया कि हम पैसा नहीं देंगे, तो लोढ़ा जी के बाप को भी देना पड़ेगा। आप देखिएगा, देना पड़ेगा, आप उस रास्ते पे अपनाइएगा। देखिएगा, भंगू को अपनी मैतारी बाप को ऊपर से नर्क से बुलवाना पड़ेगा और आपके घर में देने आएंगे पैसा। आप वो लिस्ट बना लेना, वो लिस्ट में लास्ट में बता रहा हूं कि क्या करना है कार्रवाई। ये जो मैंने आज बैनर में दिया है, एक ही रास्ता है, बाकी सब पास्ता है, तो वही रास्ता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो मैनेजमेंट ने सत्यानाश कर दी, और ये 11 अगस्त 2014 से की है, यानी प्रतिबंध लगने के 11 दिन पहले से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, और आज उसमें कामयाबी मैनेजमेंट को मिल गई। आज मैनेजमेंट को कामयाबी इसमें मिल गई, और ये 22 अगस्त से 11 दिन पहले, यानी 11 अगस्त 2014 को ये षड्यंत्र रचा गया था। पहले 29 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई, और 11 अगस्त को कंपनी ने अपने यहां ये षड्यंत्र रचा और इसको सेबी के सामने रखा, और इसके बाद आज इस पर इनको कामयाबी मिल गई। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संतूलाल भारती ने क्या बताया। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1,22,00,000 निवेशकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ये श्योर है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये क्या था खेल। एक्चुअल में खेल ये था कि जुलाई 2014 में मैनेजमेंट ने सेबी से समय मांगा कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए एक अंतिम अवसर दिया जाए। इसके लिए सेबी ने इनको 11 अगस्त 2014 का समय दिया, और 11 अगस्त 2014 को पीएससीएल लिमिटेड के दमदार वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनके सिग्नेचर हैं इस पर। वो पेपर जीरो चैनल देख करके आया है, यह जीरो चैनल पेपर देख करके आया है। अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर हैं, उनका वकालतनामा लगा हुआ है, और उनके वकालतनामे पर निर्मल सिंह भंगू के, सुब्रत भट्टाचार्य के, गुरमीत सिंह के, सुखदेव सिंह के, त्रिलोचन सिंह के, इन सब लोगों के सिग्नेचर हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बताया कि हमारे पास, यानी 11 अगस्त 2014 को इन्होंने सेबी को बताया कि 31 मार्च 2014 तक हमारे इन्वेस्टरों की संख्या 4,63,13,342 है, और इसके अलावा 1,22,00,000 ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हमसे पैसा नहीं लेना चाहते, और वो जमीन लेंगे क्योंकि उन्होंने जमीन ही बुक की है। एक 1,22,00,000 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो जमीन लेंगे। अतः हमारे टोटल इन्वेस्टर की संख्या जो है तो 5,85,13,342 है, और यही 5,85,00,000 का ढिंडोरा पीटा गया है संगठनों द्वारा कि 5,85,00,000 इन्वेस्टर हैं, जबकि कंपनी ने उसी समय इन 5,85,00,000 में से 1,22,00,000 इन्वेस्टर अलग कर दिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये 1,22,00,000 इन्वेस्टर कौन से हैं।
इनमें से 19,000 लगभग 19,000 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको पीएससीएल ने प्लॉट अलॉटमेंट लेटर भेज दिया है और उनको उनके घरों में वो लेटर मिल चुका है। 19,000 लोगों को अलॉटमेंट का लेटर मिल चुका है और बाकी लोगों को कंपनी ने कहा है कि हमने अलॉट कर दी है जमीन और उनको लेटर भेजे जाएंगे, यानी भेजे नहीं गए थे लेकिन भेजे जाएंगे। उनको प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। 1,22,00,000 टोटल होते हैं इस प्रकार। तो उनमें वो आपका नाम भी हो सकता है और अलॉटमेंट का लेटर उन्होंने 11 अगस्त को कहा था कि हम इनको भेज देंगे और 22 अगस्त को कंपनी पर प्रतिबंध लग गया, इसलिए उसके बाद उन्होंने आपको अलॉटमेंट का लेटर नहीं भेजा। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में 1,22,00,000 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो अब कंपनी का कहना है कि हम इनको तो जमीन ही देंगे, वो बंजर जमीन जो 1 रुपए एकड़ भी कोई नहीं खरीदेगा। हम वो जमीन इन लोगों को 2.5 लाख रुपए एकड़ में बेचे हैं। ये कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख करके दिया है। पहले सेबी को लिख करके दिया 11 अगस्त 2014 को। अब सवाल यह कि ये रिकॉर्ड इन्होंने दिखाया 31 मार्च 2014 का और 31 मार्च 2014 के बाद 22/8/2014 तक, यानी 5 महीने तक कंपनी का बिजनेस चलता रहा और इसमें 51,87,694 इन्वेस्टर और बढ़े। मतलब बढ़े और ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों को भुगतान दिया गया है तो उनके काट करके शेष प्लस हुए। 51,87,694 इन्वेस्टर प्लस हुए। इस प्रकार टोटल इन्वेस्टर जो वैलिड इन्वेस्टर हैं 1,22,00,000 अलग कर दीजिए, जो वैलिड इन्वेस्टर हैं जिनकी लायबिलिटी बनती है, जिनका हमको पेमेंट करना है, ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या जो है वो 5,15,01,036 निवेशक हैं और 1,22,00,000 निवेशक अलग हैं जिसमें शायद आप हो तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। जिनमें 1 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनकी जमा राशि 20,000 से 1 लाख के बीच में है और 22 लाख इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी जमा राशि 4,000 से 20,000 और 1 लाख से 10 लाख तक है। कहते हैं ना वो एक गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च वर्ग का अमीर परिवार, तो यहां पर भी वही हिसाब किताब है। 1,22,00,000 हैं जिसमें 1 करोड़ मध्यम वर्गीय हैं जिनका निवेश 20,000 से 1 लाख के बीच में है और मान के चलिए 5% या 5 लाख या 7 लाख लोग होंगे जिनका 1 लाख से 10 लाख के बीच में जमा होगा और 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनका 4,000 से 20,000 के बीच में जमा होगा। अब आप कहेंगे कि 4,000 पे तो जमीन दी नहीं जाती है। ये सत्य बात है कि 4,000 पे जमीन नहीं जाती है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि जिनका 95 रुपए मंथली का अकाउंट था और उनका 4,000 रुपए जमा हो गया, अब बाकी किस्तें बाद में देनी है, तो इनको भी इन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिया। 95 रुपए का मंथली का अकाउंट था और आपकी लगभग 40-42 किस्तें जमा हो गई, क्योंकि आपको कुल 84 किस्तें जमा करनी थी। हाँ, 42 किस्तें आपकी जमा हो गई, यानी आपका 4,000 से अमाउंट लगभग आ गया 4,000 के पास आसपास। तो आपको इन्होंने जमीन अलॉट कर दी, तो आप 1,22,00,000 लोगों में चले गए। वो प्लॉट अलॉटमेंट का लेटर आपको नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने भेजा ही नहीं। तो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि इन लोगों ने तो प्लॉट बुक किया था और हमने इनको प्लॉट दे दिया, और वो प्लॉट आपको आप जोड़ के देखिएगा 2.5 लाख रुपए एकड़ पड़ रहा है। 2.5 लाख रुपए का 1 एकड़ वो प्लॉट आपको पड़ रहा है और वो 1 रुपए एकड़ में भी आप से कोई खरीदेगा नहीं। तो आप ऐसी सूची में जाने वाले हैं। अतः आपसे निवेदन है, अभी भी जाग जाएं, समझ जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। और साथ साथ कंपनी ने एक बात और कही है
हालांकि ये प्रस्ताव अच्छा था, शायद हम लोगों ने जो प्रपोजल दिया था उसी पर कंपनी जाग करके कंपनी ने ये प्रस्ताव रखा कमेटी के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ उसकी मैं वजह बता रहा हूं कि कंपनी ने, जैसा हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले से माहौल बनाया है कि मैनेजमेंट ऐसा प्रपोजल दे कि हम हर इन्वेस्टर को पूर्ण ब्याज सहित पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कंपनी ने क्या प्लानिंग कर दी है, कंपनी ने ये कहा कि हम इन 5,15,00,000 इन्वेस्टरों को जो भी पेमेंट हम करेंगे, लेकिन कैसे, जिन्होंने पोर्टल पर डाटा अपलोड किया हम इनको पेमेंट करेंगे। कितना करेंगे ये नहीं बताया, कब करेंगे वो 5 साल का पीरियड बता दिया कि हम अगले 5 साल में देंगे, ब्याज देंगे नहीं देंगे ये नहीं बताया। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि आप पैसा कैसे दोगे, भाई कहां से लाओगे पैसा, इन्होंने ये कह दिया कि हम 5,15,01,036 इन्वेस्टर जिनकी सूची लोढ़ा कमेटी को सौंपी गई है और उसमें से जिन्होंने भी पोर्टल पर डाटा अपलोड किया है हम उनको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, हम दे रहे हैं। और पूछा गया कि कब तक देंगे, तो इन्होंने कहा हम 5 साल में देंगे। अच्छा कितना देंगे ये न सेबी ने पूछा, न कमेटी ने पूछा, न कोर्ट ने पूछा और इन्होंने बताया भी नहीं। हालांकि वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन जो ये षड्यंत्र चल रहा है और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो देखने दो सुप्रीम कोर्ट को, आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि कंपनी षड्यंत्र रच रही है। कंपनी खड़ी है वहां, कंपनी अपने फेवर में तर्क पे तर्क देती जा रही है और वहां कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। आपके तरफ से जो ऑब्जेक्शन लेने वाले खड़े हैं वो कंपनी से मिले हुए हैं, वो बिके हुए लोग हैं और आप बैठे हो कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है। तो जब वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा, अब सवाल यह कि कोई भी पूछेगा क्यों उनसे, उनकी क्या गरज है। किसी ने भी नहीं पूछा कि आप ब्याज दोगे कि नहीं दोगे, लेकिन एक सवाल पूछ लिया गया कि आप पैसा दोगे कहां से, यह पूछा गया। तो इस पर कंपनी का जवाब सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। जीरो चैनल की हर बात पर कंपनी ने मुहर लगा दी और इसका हम राइटिंग में आपको प्रूफ भी दिखा देंगे। हम इसका राइटिंग में प्रूफ दिखा देंगे। अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर है उस पर, वो पेपर हमारे हाथ में है, अभी भी हमारे हाथ में है। लेकिन इसकी हमको कुछ और पुष्टि करनी है थोड़ी आगे जाकर के। क्यों? क्योंकि जब ये ब्याज के बारे में बात हुई है तो थोड़ी इसके बारे में हम पुष्टि कर लें कि क्या हुआ था, ब्याज क्यों नहीं पूछा गया, भाई इसकी वजह क्या है। तो इसके बाद हम जग जाहिर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर है, वो पेपर हमारे हाथ में है। क्या लिखा है उसमें आप ताज्जुब देखेंगे। उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोई उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन ये षड्यंत्र आपके खिलाफ था, आप गरीबों के खिलाफ था, जो संगठनों पर भरोसा करके घर में बैठे हुए हो और 21-22 के मैटर पर कंपनी और मैनेजर के खिलाफ इसलिए आगे नहीं आ रहे हो कि अरे वो तो हमारे भगवान थे, वो तो ईमानदार थे, वो तो सेबी ने बैन लगा दिया। इसी का फायदा ले रहे हैं वो। जो मेरे हाथ में पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूं, और कोई चैलेंज करता है तो आज आप उनसे कहिए कि आप सारे कस्टमरों को ब्याज सहित भुगतान दिलाने का वादा कर दो। हम वो अभिषेक मनु सिंघवी का लेटर सार्वजनिक कर देंगे जिसमें उनके सिग्नेचर और उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब कोर्ट ने उनसे ये कहा कि ये पैसा आप कहां से दोगे, तो उन्होंने लिख करके दिया है कि हम, क्योंकि कोर्ट ने पहले उनसे कुछ सवाल किए थे कि इनका जवाब आप दीजिए तो हम आपके प्रपोजल पर विचार करते हैं। तो सवाल ये था कि आप पैसे कहां से दोगे, लेकिन कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि आप पैसा कितना दोगे, पैसा कितने दिन में दोगे, ये लिखा था। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पैसे 5 साल में देंगे। अंतिम निवेशक को देंगे का मतलब उन्होंने बता दिया, हम 5,15,01,036 निवेशकों को देंगे, पर हम 1,22,00,000 निवेशकों को नहीं देंगे। ये लिखा हुआ है उसमें कि हम 1,22,00,000 निवेशकों को नहीं देंगे, हम सिर्फ 5,15,01,036 निवेशकों को पैसा देंगे। कितना देंगे ये पूछा भी नहीं गया और इन्होंने बताया भी नहीं। कितने दिन में देंगे, तो उसके लिए उन्होंने बताया हम 5 साल में देंगे। लेकिन जब ये एक सवाल था कि आप कहां से दोगे पैसा, भाई संपत्ति तो आपकी जब्त है, आप पैसा कहां से दोगे, तो इन्होंने क्या बताया है मैं आपको बताऊं कि जो लोढ़ा कमेटी के पास जो आज की डेट में प्रॉपर्टी है, लोढ़ा कमेटी का जिक्र नहीं है, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी तो वहीं पर है ना, अटैच है ना। तो ये लिखा है उन्होंने कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो 7,322,11,50,000 रुपए की कृषि भूमि है।
अब रकम फिर से सुन लीजिए, 7,322 करोड़ 11,50,000 की कृषि भूमि है और कंपनी की 4,384 करोड़ 84,50,000 की कमर्शियल वाणिज्यिक भूमि है, कमर्शियल लैंड है। अब 7,322 करोड़ 11,85,000 की एग्रीकल्चर लैंड है और 4,384 करोड़ 84,50,000 की कमर्शियल लैंड है। अब इन दोनों रकमों का टोटल लगाएं तो 11,706 करोड़ 96 लाख होता है, जो जीरो चैनल शुरू से बोलता था। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने लिख करके दिया है कि कंपनी की इतनी संपत्ति है, वो संपत्ति बेच करके देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये संपत्ति तुम बेच करके कहां दे पाओगे भाई, फिर लोढ़ा कमेटी को ही देने दो। ये वही संपत्ति है जो लोढ़ा कमेटी के पास है। जीरो चैनल बार बार बोल रहा था कि 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी, और ये साबित हो गया। दोनों प्रॉपर्टियों की डिटेल अलग अलग आ गई। ये संतूलाल भारती ने बताया है, पेपर हमारे हाथ में दिया है। सुनंदा कदम ही शायद लेकर के आई होगी सुप्रीम कोर्ट से। संतू दलाल भारती ने वो पेपर दिया है। हमने लेटर की पुष्टि भी कर ली, सेबी से बात भी कर ली, सेबी के रिकॉर्ड में देख लिया, ये लेटर वहां पर भी रखा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी के सिग्नेचर है, हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन हमारे हाथ में लेटर इन्हीं दलालों ने दिया है, तेजेंद्र पाल चन्नी और इन सब ने मिलकर के बताया ये, और लेटर हमारे हाथ में आ चुका है। और अब दोनों प्रॉपर्टियों का टोटल अलग अलग देखिए, उन्होंने क्लियर लिखा है कि कंपनी की जो संपत्ति है वो 7,322 करोड़ 11,50,000 की एग्रीकल्चर लैंड कृषि भूमि है और 4,384 करोड़ 84,50,000 की वाणिज्य भूमि यानी कमर्शियल लैंड है। अब इन दोनों का आप पढ़े लिखे हो, टोटल लगा लो दोनों अमाउंट का, तो 11,706 करोड़ 96 लाख होता है। जीरो चैनल शुरू से बोल रहा है कि संपत्ति इन हरामखोरों के पास कुल इतनी ही है। अब इतनी संपत्ति में से आप पेमेंट कैसे दोगे और कितनी दोगे, आप समझ लो। ये प्लाट महंगा बेचेंगे तो मूलधन देंगे, लेकिन क्या आप मूलधन लोगे? और ये जो आपका 7,000 तक की पेमेंट हुई है, ये जानते हैं आप क्यों हो रही है? क्योंकि 7,500 की पेमेंट चालू होते ही हो सकता है हड़कंप मच जाए। कंपनी और मैनेजमेंट और ये जो गद्दार लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल देखना चाहते हैं कि यहां माहौल क्या है। अभी हो सकता है 7,000 के बाद 7,400 की पेमेंट स्टार्ट हो जाए, 7,499 की पेमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन 7,500 की पेमेंट आसानी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7,500 की जिस दिन पेमेंट हो जाएगी तो जिन लोगों का 7,500 रुपए डिपॉजिट है उसमें 15% कस्टमर ऐसे हैं जिनका या तो CDPP प्लान था या उनका IPP प्लान कंप्लीट हो चुका है, यानी 110 रुपए मंथली का खाता था या 95 रुपए मंथली का खाता था या 700 रुपए क्वार्टरली का खाता था या 120 रुपए मंथली का खाता था, जिसमें टोटल डिपॉजिट ही 7,500 होता है, यानी उनका खाता कंप्लीट डिपॉजिट है, तो उनको तो ब्याज चाहिए। या जिनकी 7,500 की CDPP है उनको तो ब्याज चाहिए। तो ये बात कहीं उजागर न हो जाए, और उसका खौफ इससे नहीं है कि ब्याज नहीं दे रहे इसलिए हल्ला मचाएंगे। इनको डर ये सता रहा है कि हम 7,500 का ब्याज नहीं देंगे तो ये सारे लोग अब 21-22 के मैटर पे आगे बढ़ेंगे। इनको खौफ ये सताने लगा है अब कि हम 7,500 की पेमेंट चालू करेंगे, ब्याज नहीं देंगे तो सारे लोग जीरो चैनल के कहने पर 21-22 का मैटर उठाएंगे और फिर हमारी चड्डी ढीली हो जाएगी। और इनके पास संपत्ति रखी है, 50 लाख करोड़ की संपत्ति है छिपी हुई। जीरो चैनल बार बार कह रहा है कि आप लोग 21-22 का मैटर उठाइए। जिन भी लोगों को आपने पैसा दिया है, जो काउंटर पे बैठे थे, आपका मतलब सिर्फ उनसे है। उनका काम है कोर्ट में साबित करना कि उन्होंने पैसा किसको दिया। वो कह रहे हैं रसीद मिली बात खत्म। अरे रसीद मिली बात खत्म, लेकिन जो आपको पैसा दिया वो पैसा आपने किसको दिया? खत्म का मतलब क्या? आप वो पैसा आतंकवादियों को दे दो, बस बात खत्म। हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, हमारे यहां आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया, वो कंपनी कल भाग गई और वो पैसा ही हमारे पास रखा हुआ है, तो हमसे आप पैसा वापस नहीं मांगोगे?
कंपनी बंद हो गई, ब्रांच बंद हो गई। कंपनी के हर ब्रांच के अंदर पंखे लगे हुए थे, कंप्यूटर रखे थे, फर्नीचर था, एसी था, कूलर था, कुर्सियां थी, टेबल्स थी, इतना सारा सामान था, वो गया कहां? वो सारा सामान कंपनी ने अपने एसेट्स में लिखा हुआ है। अब वो तो मिलेगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी ब्रांच के नेगेटिव सीनियर और कर्मचारी ले गए। तो जो कर्मचारी, जो नेगेटिव सीनियर आपकी ब्रांच से कंप्यूटर ले गए, लैपटॉप ले गए, एसी ले गए, जनरेटर ले गए, कूलर ले गए, पंखे ले गए, तो उनको आपकी लायबिलिटी चुकाने का अधिकार है, उनको चुकाना पड़ेगा। तो साथियों आप विशेष ध्यान दीजिए, ये 1,22,00,000 इन्वेस्टर जिनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ये आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा। और जीरो चैनल इसकी पुष्टि करता है। जीरो चैनल ने पुष्टि कर ली है, लेकिन इस 1,22,00,000 इन्वेस्टर में किसका नाम है अभी ये नहीं पता चला है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इन लोगों को, सुनंदा कदम वगैरह को, इनको इनका नाम भी मालूम है और इन्होंने बताया है कि नाम इनको मालूम है। लेकिन जीरो चैनल पहले उन नामों की पुष्टि करेगा, उसके बाद बताएगा। जब तक पता नहीं चलेगा तो हम नाम नहीं बताएंगे। लेकिन हम बाकी सब ये बता देते हैं कि कंपनी ने ये प्रपोजल दिया, वो प्रपोजल कैंसिल हो गया और कंपनी ने यही कहा पैसा 5 साल में देंगे। और कहां से देंगे? तो भैया ये हम 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी महंगे में बेचेंगे और सबको पैसा देंगे। कितना देंगे ये बताया ही नहीं। क्या मूलधन पूरा देंगे कि कम देंगे कि ब्याज देंगे कि क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया। टाइम बताया है कि 5 साल में देंगे। और आप लोग बैठे रहो कि हम तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। संसद में मुद्दा उठ गया, वो बकलोल सीबी यादव बोल रहा है 377 के अंतर्गत मुद्दा उठ गया। अरे हरामखोर, 377 में मुद्दा कब उठा था? नवंबर में मुद्दा उठा है। कहां सोए हुए हो अभी? नवंबर के बाद दोबारा संसद सत्र चालू हुआ। क्या पीएसएल के मामले में बहस हुई? और मैं आपको बता दूं, ये जो 12 अक्टूबर को इन्होंने जो एआईएसओ ने जो संसदों को ज्ञापन दिया था और आपको लगा कि संसद सत्र चालू होते ही कई सारे सांसदों ने पीएसएल का मैटर उठाया, वो मैं आपको बताऊं कि पीएसएल का मैटर क्यों उठा। क्यों? क्योंकि चिट फंड बिल पेश हुआ था। और चिट फंड बिल पेश हुआ था, ये लोग सांसदों को पीएसएल का ज्ञापन देकर के आए थे, तो इसलिए उन्होंने पीएसएल का नाम ले लिया। लेकिन उन्होंने नाम, अगर यही एआईएसओ ये कह देती कि भाई पीएसएल का ये पैसा है और ये संसद में आप मुद्दा उठाइए कि 21 और 22 अगस्त को इतना पैसा आया है, वो कहां गया, तो ये मैटर जो है ऐसी करवट लेता कि आपको 3 दिन में पेमेंट चालू हो जाती। लेकिन वो ऐसा करेंगे क्यों? वो तो मिले हुए हैं। सीबी यादव खुद कहता है कि जय भगवान सैनी ने बताया कि पैसे आतंकवादियों को गए हैं। अब पैसा कंपनी देना भी नहीं चाहती। लोढ़ा कमेटी तो उन्होंने इसीलिए बनवा दी कि 100 करोड़ रुपए जजों को रिश्वत देकर के, ताकि हम लायबिलिटी से मुक्त रहें। ये तो बताते हैं सीबी यादव और जय भगवान सैनी, पृथ्वीराज यादव ये बताता है। पृथ्वीराज यादव ने तो कई बार डंके की चोट पे कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला करवाया। ये आप लोगों ने भी सुना होगा। और जीरो चैनल को पृथ्वीराज यादव ने कहा था कि हमने जजेस को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी और बिल्कुल तैयारी कर रखी थी, अगर 100 करोड़ रिश्वत नहीं लेते तो दोनों जजों को हम घर से उठवा लेते, उनकी बीवी बेटियों को घर से उठवा लेते। ये सीबी यादव का कहना है कि हमने प्लानिंग बना के रखी थी। अब हरामखोर सीबी यादव इतना नीच आदमी है, ये काम करता है। शर्म आनी चाहिए, गरीबों के खिलाफ ऐसा काम करता है। ये पृथ्वीराज यादव ने खुद बोला है और फैसला करवाया उसने। ये तो आप लोगों के सामने कई बार बोला है, आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। तो अभी भी देर नहीं गुजरी है। और जिस रास्ते की मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि एक ही रास्ता है, बाकी सब पास्ता है, तो आइए मैं आपको वो रास्ता बताने जा रहा हूं। साथियों अच्छे से समझ लेना, ये रास्ता आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए आपको 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है। मैंने कल भी बोला था कि आप 3 प्रकार की वो लिस्ट बनाइए जो आपने 21 और 22 अगस्त की डेट में पैसा जमा किया है।
कुछ लोगों ने लिखा है कि हमने अकाउंट वाइज लिस्ट बना ली है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बनी रहने दीजिए, लेकिन अलग से एक कॉपी में अब बनाना चालू करिए रसीद नंबर वाइज। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये रसीद नंबर की रसीद आपके पास है कि नहीं है। अगर हमको एक तरफ से सारी सीरियल से रसीदें मिल जाएंगी, जिनके पास कंप्यूटर हो तो वो तो एक्सेल में टाइप कर लेंगे और 1 सेकंड में उनका सीरियल वाइज आ जाएगा पूरा, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक काम कर लेना भाई, आसान तरीका है, उस जो भी रसीदें हैं उनको आप या तो स्कैन करवा लीजिए, अभी स्कैनर अपने पास है तो, और अगर नहीं है तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तब आप उसको स्कैन करवाइएगा। लेकिन तब तक, जब तक लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, फुर्सत है, तो एक एक रसीद का फोटो खींचिए, एक एक रसीद का फोटो खींचिए। और जब रसीद का फोटो खींचें, एक रसीद का फोटो खींचने के बाद दूसरी रसीद का मत खींचिए। एक रसीद का खींचने के बाद अब उसका फाइल का रीनेम करिए, जो फोटो खींच लिया है उसका आप रीनेम करिए, और जो फाइल का नाम डालेंगे वो रसीद नंबर ही डाल दीजिए। और रसीद नंबर डालने के पहले अपने ब्रांच का सीएससी कोड डालेंगे। ये ध्यान दीजिए, अगर आपने ये काम कर दिया, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिमाइंडर आप लोगों ने एसपी को दिया है, उसका जो फ्रंट पेज, जो पहला पेज है, उसमें जो हमारे द्वारा मैटर बना करके दिया गया है, आप लोग देखेंगे उसमें जो लिखा हुआ है कि हमारे पास उपलब्ध पहली रसीद का नंबर, तो वो जो नंबर लिखा है तो आर के पहले सीएससी कोड लिखा है और फिर आर और फिर रसीद नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इस प्रकार फाइल का नेम लिख देंगे, वो फोटो खींच करके, बस एक एक फोटो खींचते जाइए और फाइल का नाम लिखते जाइए, जितनी भी रसीदें हैं एक एक करके फोटो खींचिए, नहीं तो फिर गलत एक का नंबर आपका दूसरे में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जिसका फोटो खींचें तुरंत उसका पहले रीनेम करें, और रीनेम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीएससी कोड। जैसे ये आप देख रहे हैं भाई, अगर इसकी जैसे है तो हम लिख देंगे इसमें सबसे पहले 240, फिर उसके बाद रसीद नंबर। ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन आप रसीद नंबर लिखेंगे तो पहले 240 फिर आर, क्योंकि आपका सीएससी 240 की रसीद है तो 240 फिर आर, और इसके बाद जो रसीद के 7 अंक हैं वो 7 अंक लिख दीजिए। अगर पहले 0 लिखा हुआ है तो आपको 0 लिखना है। जैसे आपका रसीद नंबर 648 है कुल, और इसके पहले 4 0 हैं, तो आपको 0 तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं 4 0 लगाइए, आर के बाद 4 0 और फिर 648 लिख दीजिए। ये फाइल का नाम लिख दिया क्योंकि आपकी रसीद का नंबर यही था। फिर आप दूसरा फोटो खींचिए, फिर आप वही लिखेंगे नंबर, क्योंकि आप 240 सीएससी से हैं तो आप फाइल नेम में लिखिए 240 फिर आर और फिर रसीद नंबर लिख दीजिए। तो बस ऐसे फोटो खींचते जाएंगे और वो सारे फोटो एक फोल्डर में डाल देंगे, और वो फोल्डर चाहे आप ड्राइव में डाल दीजिए चाहे पेन ड्राइव में डालिए, तो वो जितने भी होंगे सब लाइन से आ जाएंगे, अपने आप लाइन से आ जाएंगे। सारे आप डाल दीजिए, पूरे लाइन से अपने आप आ जाएंगे, आपको लाइन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप लाइन से आ जाएंगे, और फिर आप एक कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, और वो सारी रसीदें सीरियल से लगा के रख भी लीजिए। ठीक है साथियों, तो ये हो गया कल वाली बात जो मैंने वीडियो बनाया था उसके संबंध में कि आपको लिस्ट ऐसे बनानी है रसीद वाइज। और आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो क्या है कि 1,22,00,000 जो इन्वेस्टर अब ब्लैक लिस्ट में चले गए हैं उनको भुगतान कैसे मिलेगा, और बाकी लोग भी 21-22 के मैटर पर खुद को प्रमाणित सत्य कोर्ट में कंपनी का मुंह बंद कैसे कर सकते हैं उसके मैं प्रमाण देने जा रहा हूं। और इस प्रकार से आप लिस्ट तैयार करें। 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है। काहे काहे की बनानी है पहले सुन लीजिए। 30 जून 2014 की तारीख तक परिपक्व खाते, मैच्योर्ड अकाउंट, जिनका भुगतान आज तक कंपनी ने नहीं दिया है आपको,
यानी ये वो खाते हैं जो 30 जून 2014 के पहले खत्म हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। ये उन खातों की लिस्ट है, आप भी ऐसे खातों की लिस्ट बनाइए। ध्यान दीजिए, 30 जून 2014 तक, अगर 1 जुलाई को जो खाता खत्म हुआ है उसका नाम इस लिस्ट में मत डालिएगा, ठीक है। तो लिस्ट कैसे बनानी है? सबसे पहले आप देख रहे हैं नंबर 1, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है U24028621 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपके जो भी खाता हो उसका, और ओपनिंग डेट 9/12/2007 यानी 9 दिसंबर 2007 को ये खाता खोला गया था। और इन्वेस्टर का नाम है गरीबदास, गरीब है बेचारा, गरीबदास इन्वेस्टर का नाम है। और उसका प्रीमियम जो अमाउंट था, यानी जो किस्त थी, वो 1100 रुपए थी और वो मंथली थी, तो हमने एम लिख दिया है बगल में। मोड जो है वो मंथली का है, तो हमने एम लिख दिया, 1100 रुपए मंथली एम। और इंस्टॉलमेंट जो है कितनी जमा है, 72 किस्तें उसकी जमा हो चुकी हैं। ये 30 जून 2014 के पहले खाता खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये 9 दिसंबर 2007 को खाता खुला था और इसकी 72 किस्तें जमा थी और टोटल जो अमाउंट जमा हुआ है वो 79,200 रुपए जमा हुआ है। और इसकी जो ड्यू डेट थी, जो इसकी मैच्योरिटी की डेट थी, वो थी 9 दिसंबर 2013, यानी 22 अगस्त 2014 से 8 महीना पहले, 8.5 महीना पहले इसकी ड्यू डेट थी और इसका पैसा आज तक नहीं मिला। 21 अगस्त को करोड़ों रुपए ब्रांच में जमा हुए, 22 अगस्त को करोड़ों रुपए ब्रांच में जमा हुए और 22 अगस्त को ही मैसेज आया ऊपर से कि ये कैश पैसा ऊपर जाना है। तो 22 अगस्त को जब हमने ब्रांच में कहा कि हमको सर पेमेंट, तो उन्होंने कहा भाई अभी पेमेंट की बात ना करो, क्योंकि अभी 21 अगस्त को हमने कहा था, तो इन्होंने कहा नहीं अभी तो पैसा बहुत आ रहा है, अब चिंता मत करो, पैसा बस कल परसों ही मिल जाएगा। फिर 22 को भी इन्होंने कहा नहीं आज बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता मत करो, अभी आने दो पहले कुछ दिन, 27 अगस्त तक स्कीम है, इसके बाद ले लेना। लेकिन जब 22 अगस्त 2014 को जब कंपनी पर प्रतिबंध लग गया दोपहर 1 बजे, और हमने मैनेजर से कहा सर अब हमारा पैसा जो पिछले खाते हैं उनका, भाई अभी तो ये आप कह रहे हो कि 90 दिन में पेमेंट देनी है, ऐसा आदेश आया है, पर अभी की तो छोड़ो, जो खाते खत्म है उनका तो दो। तो मैनेजर ने कहा नहीं अभी मैसेज आया है कि ये सारा पैसा ऊपर कैश भेजा जाना है और कंपनी इसकी अपील करेगी, पैसों की व्यवस्था करेगी, चिंता मत करो। और अब तो बस चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेबी ने 90 दिन का ऑर्डर दे दिया है। अब अगर कंपनी अपील नहीं करेगी और हार जाती है तो आपको तो 90 दिन में पूरा पैसा मिल जाएगा। सिर्फ जो खाते खत्म हुए उन्हीं का नहीं, सभी खातों का पैसा मिल जाएगा। जो आपने आज सवेरे खाता खोला है उसका भी पैसा आपको 90 दिन में मिल जाएगा, ऐसा मैनेजर ने कहा। तो हमने विश्वास कर लिया कि ठीक है भाई। और उन्होंने ये भी बताया था कि अब 23 अगस्त से लेके 1 हफ्ते तक ब्रांच बंद रहेगी, क्योंकि ये पैसा हेड ऑफिस भेजना है, तो किसी को जाना है, क्या करना है, ये सब समझना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते तक ब्रांच बंद रहेगी। तो 22 अगस्त को जब हम घर चले आए, फिर 23 अगस्त को हम गए ही नहीं कंपनी में, और 31 अगस्त तक गए नहीं, क्योंकि 31 अगस्त को संडे था, 23 अगस्त को शनिवार था, हम नहीं गए। 24 अगस्त को संडे था, 24 अगस्त को संडे था, हम नहीं गए। फिर 25 अगस्त को हमने कहा कंपनी बंद होगी, हम नहीं गए। फिर 31 अगस्त तक 1 हफ्ता छोड़ दिया, 31 अगस्त को संडे था। 1 सितंबर, हमको तारीख भी याद है, 1 सितंबर 2014 सोमवार का दिन था। 1 सितंबर 2014 को सोमवार का दिन था और हम गए ब्रांच में। मैनेजर साहब बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, हमारे निगेटिव सीनियर बैठे थे, हमारे पॉजिटिव सीनियर बैठे थे, हमारे जूनियर बैठे थे, हमारे अलावा और अन्य टीम के एजेंट बैठे थे, और कई लोग सभी पैसों की ही चर्चा कर रहे थे। मैंने सबसे पूछा, सबने यही कहा कि हम आज ही आए हैं, क्योंकि 1 हफ्ते तक बताए थे कि ब्रांच बंद होगी, तो इसलिए हम आए ही नहीं थे। और हमने मैनेजर से ये पूछा ही नहीं कि ब्रांच कब खोले हो, लेकिन हमने एजेंटों से पूछा, अपने सीनियरों से पूछा, अपने जूनियरों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते तक आए ही नहीं थे, हम खुद आज आए हैं। और हम भी खुद चूंकि उसी दिन गए थे, तो हमने ये माना कि इसका मतलब ऑफिस आज ही खुली होगी। अब हो सकता है पहले खुली हो, हमको नहीं मालूम। जो सत्य है हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपकी ब्रांच में भी ऐसा ही है, क्योंकि हमें संतूलाल भारती ने यही बताया था
कि कोई ब्रांच 4 दिन बंद थी, कोई 3 दिन बंद थी, कोई 5 दिन बंद थी, कोई 8 दिन बंद थी। यानी सारी ब्रांचें 1 सितंबर के बाद ही रेगुलर खुली हैं। सभी ब्रांचों से नगद पैसा रीजनल ऑफिस गया था। तो कोई 2 दिन बाद खुली, कोई 3 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, कोई 5 दिन बाद, कोई 6 दिन बाद, ऐसे खुली है। लेकिन 1 सितंबर के बाद सारी ब्रांचें खुली हैं, ये इन लोगों ने बताया था। और हमने पता भी किया कई सारी ब्रांचों में, तो कई सारे एजेंटों ने बताया कि हम भी 1 ही सितंबर को गए थे। ज्यादातर लोग 1 सितंबर को गए थे, सोमवार का दिन था, चलो सोमवार से ही जाएंगे। 22 अगस्त 2014 को ब्रांच में बैठे थे। अब कोई 1 बजे तक बैठा था, कोई 2 बजे तक, कोई 3 बजे तक, कोई 5 बजे तक बैठा था, लेकिन चला गया। 1 बजे के बाद कोई पैसा जमा नहीं हुआ। और उसके बाद 23 अगस्त को मेरे ख्याल से किसी भी एजेंट ने पैर नहीं रखा, क्योंकि जिनसे भी हमारा संपर्क हो पाया उन्होंने कहा हम बाद में गए ही नहीं थे ब्रांच में, हम सीधा 1 सितंबर को गए। और जीरो चैनल भी आप लोगों से पूछना चाहता है कि अगर आप लोग जब भी गए थे तो ये अपने पास नोट करके रखें। कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप कब गए थे, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 सितंबर को गए थे। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक वो ब्रांच में झांकने भी नहीं गए। उनको कहा, सोचा था कि भाई एक हफ्ते बंद होगी तो छोड़ो, सोमवार को जाएंगे, अगले सोमवार को, यानी क्योंकि 25 अगस्त को सोमवार था, 22 अगस्त को शुक्रवार था, 23 अगस्त को शनिवार था और 24 अगस्त को संडे था। तो 25 अगस्त को मंडे था, तो इन्होंने सोचा अब अगले मंडे को जाएंगे, एक हफ्ते बंद रहेगी तो छोड़ो 1 सितंबर को जाएंगे। तो ज्यादातर लोग 1 सितंबर को गए थे। तो 1 सितंबर को जब मैनेजर से बात किया तो मैनेजर ने कहा कि भाई वो पैसा तो पूरा डीडी वो बैंक में जमा हो गया। तो फिर हमने कहा कि भाई बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं, आपने कहा था ऊपर जाएगा कैश। तो बोला हाँ हाँ भाई कैश चला गया, बैंक मुंह में आ गया, क्योंकि ज्यादातर बैंक में जाता है ना, इसलिए हमारे पास नहीं है, यानी ऊपर नगद चला गया। ये 1 सितंबर की बात है। 22 अगस्त को इन्होंने कहा था कि अब तो 90 दिन में सारे खातों का मिल जाएगा, अगर कंपनी हार जाएगी और जीत जाएगी तो अच्छे से चलेगी, तो ये पैसा कंपनी भेजेगी ना, कंपनी में जाएगा नगद तो कंपनी भेजेगी ना, पेमेंट होगी ना, आपको चिंता क्यों करते हो। तो हमने विश्वास कर लिया मैनेजर पर और अपने निगेटिव सीनियरों पर। और इसके बाद फिर हम 1 हफ्ते तक कंपनी में नहीं आए और इसके बाद 1 सितंबर को आए और हमने बात की कि भाई ये गरीब दास का खाता है, 9 दिसंबर 2007 को खुला है, 9 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ है, 8.5 महीना हो चुका है। अब इसकी पेमेंट आज आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भैया वो पैसा तो बैंक में जमा हो गया। हमने कहा वो पैसा बैंक में जमा हुआ कैसे हुआ, आप तो कह रहे थे कि ऊपर नगद जाएगा। हाँ हाँ वो ऊपर नगद ही चला गया, बैंक से मुंह से निकल गया कि बैंक में जमा हुआ है। तो हमने कहा फिर ऊपर जब नगद गया है तो अब ये पैसा हमको कैसे मिलेगा। तो बोला कंपनी अब कहां से भेजेगी, कंपनी ने तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदी होगी। हमको मैनेजर ने ये कहा, क्योंकि कंपनी पैसा लेती है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। मैनेजर के ये शब्द थे, हमारे निगेटिव सीनियरों के ये शब्द थे, अन्य टीमों के भी सीनियर बैठे थे, उनका भी यही कहना था कि कंपनी जो पैसे लेती है तो भैया रखने के लिए थोड़ी लेती है, अलमारी में सजाने के लिए थोड़ी लेती है, उसकी प्रॉपर्टी परचेस करती है। तो कंपनी ने प्रॉपर्टी परचेस कर ली होगी। अब पेमेंट के बारे में 90 दिन इंतजार करो, देखो डिसीजन होता है क्या करती है, नहीं तो 90 दिन में तो सेबी डंडा करेगी, पेमेंट दिलवा देगी आपको, बाकी अभी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के 1 सितंबर को ब्रांच में पैसा नहीं था। अच्छा, मैनेजर ने यह भी कहा कि अब तो जमा होगा भी नहीं, तो यहां के भरोसे तो बैठो नहीं। अब सवाल यह कि कंपनी क्या डिसीजन करती है। अगर कंपनी अपील करती है तो अपील में जो डिसीजन होगा उसको फॉलो करेंगे, नहीं अपील नहीं करती है तो 90 दिन में कंपनी पैसा देगी, तो फिर कंपनी भेजेगी पेमेंट, हम आपको कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के ये 90 दिन में ही पता चलेगा कि कंपनी अपील करती है कि कंपनी पेमेंट देती है। और तब तक हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं है, भारत के संविधान ने हमको इजाजत नहीं दी है, हम संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अगर हम एक किसी भी कस्टमर से अभी हम पैसा जमा करा लेते हैं तो फिर समझो हम कानून के मुंह पर मूतते हैं, कानून के ऊपर पेशाब करते हैं। तुम चाहते हो कि कानून के ऊपर पेशाब करें? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून का सम्मान करिए, कानून की इज्जत करिए, क्योंकि हम संविधान को ही आदर करते हैं, संविधान ही हमारा सर्वोपरि है। लेकिन आज संतूलाल भारतीय रामखोर बोल रहा है कि हमने कानून के मुंह पे मूत दिया था, हमने 22 अगस्त के बाद पैसा लिया था, जबकि 21 सितंबर को 1 सितंबर को मैनेजर ने कहा कि हम पैसा लिए भी नहीं और लेंगे भी नहीं, कब भी नहीं लेंगे। क्यों, कानून के मुंह पे मूतना है क्या? हमने भी कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून का सम्मान करना है। और हमारी ब्रांच ने सम्मान किया, हमारी ब्रांच में 1 रुपए भी जमा नहीं हुआ, हमारे सामने तो नहीं हुआ कभी भी भाई, अब पीठ पीछे किया हो तो पता नहीं, हमारे सामने कभी भी ब्रांच में 1 रुपए भी जमा नहीं हुआ, ना कोई रसीद कटी।
हम जितनी बार भी गए, कर्मचारी फुर्सतिया बैठे थे, बस एक दूसरे से बात कर रहे थे कि पता नहीं कंपनी में क्या हो रहा है, कब होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं 1 सितंबर को गया, 2 सितंबर को गया, 3 सितंबर को गया, 4 सितंबर को गया, 5 सितंबर को गया, 6 सितंबर को गया। चाहे 10 मिनट के लिए जाऊं, 5 मिनट के लिए जाऊं, पर जाता रोज था। सितंबर का पहला हफ्ता पूरा गया, सितंबर का दूसरा हफ्ता। 7 सितंबर को नहीं गए क्योंकि 7 सितंबर को संडे था। फिर अगले हफ्ते हम गए, हमें पेमेंट नहीं मिली, और कंपनी में, ब्रांच में हमारे सामने और भी कई सारे एजेंट आए, वो भी अपनी लिस्ट लेकर के आए कि इनकी पेमेंट। तो उनको भी यही जवाब दिया गया कि भैया पैसा तो अभी है ही नहीं। और वाकई में पैसा ब्रांच में था ही नहीं। चाय वाला चाय लेकर के आता था, चाय वालों के लिए पैसा नहीं था। कर्मचारी हमको बोलते थे यार चलो आज तुम्हारे तरफ से चाय पिला दो, ब्रांच में तो पैसा है ही नहीं यार। तो कभी हम कर्मचारियों को हम पिलाते थे, तो कभी कर्मचारी हमको पिलाते थे, लेकिन ब्रांच में पैसा नहीं था। वो कहते थे पैसा है ही नहीं, चाय वाले को कहां से देंगे। पहले जब ब्रांच में चाय आती थी तो बाकायदे कंपनी के रिकॉर्ड से पेमेंट दी जाती थी, कंपनी के डे बुक में लिखा जाता था कि चाय वाले को पैसा दिया। लेकिन बोला आप कहां से दिया, जब पैसा है ही नहीं तो कहां से दिया, कहां से लिखेंगे। इसलिए चाय अपनी जेब से पियेंगे। अब जेब में उनके जिस दिन पैसा नहीं है तो फिर हम ही पिलाते थे, या कभी वो हमको भी पिला देते थे। यानी एक व्यवहारिक नाता चल रहा था। कंपनी का फंड उस समय जीरो था ब्रांच में, ये क्लियर है। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये सूची आप भी तैयार करें, ये कोर्ट में बोलेंगे और साबित भी करेंगे। हम बुलाएंगे मैनेजर को, मैनेजर से पूछेंगे कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, 9 दिसंबर 2007 को खत्म हुआ है, 9 दिसंबर 2007 को ओपन हुआ है, 1100 रुपए मंथली का अकाउंट था, 9 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ है। तो मुझे बताइए, इस खाते की पेमेंट मैं सितंबर में आपसे मांगने आया था, ये रिसीविंग है, ये हमने आपके यहाँ नवंबर 2013 में पेपर हमने आपके यहाँ ब्रांच में जमा कर दिए थे। इसकी पेमेंट आपने हमको पहले तो नहीं दी थी, लेकिन हम सितंबर में भी आपके पास आए तो आपने नहीं दी। मैनेजर क्या बोलेगा कि इसकी हमने पेमेंट दे दी है। सोचिए, मैनेजर क्या बोलेगा कि इसकी हमने पेमेंट दे दी है। अरे अभी तो मैंने ये बड़े बड़े अकाउंट की लिस्ट बनाई है, मैं आपको ऐसे अमाउंट की लिस्ट बता देता हूं जिनका खाते में कुल 1365 रुपए जमा है। मेरे से गलती हो गई, सूची में उसका नाम डालना चाहिए था। 1365 रुपए जमा है, और उस बंदे की जो मैच्योरिटी डेट है वो अप्रैल 2014 की मैच्योरिटी डेट थी। अप्रैल 2014 की मैच्योरिटी डेट थी, 1365 रुपए का खाता है। सितंबर 2014 में मैनेजर ने उसकी पेमेंट नहीं दी। 1365 रुपए ब्रांच में नहीं था उस समय। क्या कोर्ट में मैनेजर आके बोलेगा कि हमने इसका पैसा दे दिया है तो हम उसको प्रमाण दे देंगे कि भैया ये 1365 रुपए तो लोढ़ा कमेटी ने दे दिया, लोढ़ा कमेटी ने पेमेंट कर दी उस 1365 रुपए की, 2018 में पेमेंट कर दी है। तो मैं पूछूंगा कि इस खाते में डबल पेमेंट कैसे हो गई भाई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जो अप्रैल 2014 में खाता खत्म हुआ है, 1365 रुपए की कुल एक किस्त जमा है उस खाते में, उस खाता धारक को सितंबर में लौटा दिया गया। हम शपथ पत्र देंगे, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देंगे, उस अकाउंट नंबर को लिखेंगे कि ये अकाउंट नंबर इस व्यक्ति के नाम से और उसका 1365 रुपए जमा है, और उसका फलानी तारीख को अप्रैल 2014 में खाता खत्म हुआ, इस तारीख को खुला, इस तारीख को खत्म हुआ। उस व्यक्ति को अप्रैल से लेके 22/8/2014 तक तो पैसा नहीं मिला, और 1 सितंबर को जब हम आए तो उस दिन कहा गया कि ब्रांच में 1 रुपए भी नहीं है और अब तो पैसा जमा भी नहीं होगा, इसलिए आपको अब पैसा नहीं मिलेगा। 90 दिन आप इंतजार करो, कंपनी अपील करती है तो फिर जो डिसीजन होगा वो, और नहीं करती अपील तो 90 दिन में कंपनी को देना पड़ेगा। यानी 1 सितंबर को 1365 रुपए नहीं दिया गया,
ऐसा नहीं है, जीरो चैनल के कई कस्टमरों को पेमेंट दी भी गई है, वो जीरो चैनल ने अपनी जेब से दिया। इसका प्रूफ दिखाएगा जीरो चैनल, मैं वो भी लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो साथियों विशेष करके पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अपने वकील को दिखाइएगा, वकील बोलेगा चुटकियों में सालों को मसल डालेंगे हम, अगर ये सबूत रखे हैं तो फिर और क्या चाहिए। क्या आपके पास ऐसा खाता का किसी का कोई पॉलिसी बॉन्ड नहीं है जिस खाते की मैच्योरिटी डेट 30 जून के पहले हुई हो और आज तक पेमेंट नहीं मिली हो? वो जब रखा हुआ है तो फिर और क्या चाहिए आपको, और आगे क्या क्या चाहिए? 3 प्रकार की लिस्टें, तीनों कब्रें हैं मैनेजमेंट की, कब्र खोदने के लिए तीनों पर्याप्त हैं, और तलवार चलेगी 21-22 की। ये तीनों लिस्टें उनकी कब्रें हैं और 21-22 की तलवार चलेगी। चारों खाने चित्त मैनेजमेंट, चाहे संतू दलाल भारती इनसे मिला हुआ हो, चाहे सुनंदा कदम मिली हो, फाड़ डालेंगे हरामखोरों को। देश के साथ गद्दारी किए हैं। आप पूरा वीडियो ये देखिएगा साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैं ये जानकारी चाहता तो 6-8 महीना पहले खोल सकता था, मैंने इनका सिर्फ सब्र देख रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब आज 1,22,00,000 कस्टमरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो ये सूची मैंने इस प्रकार बनानी है। अब हमको कोर्ट की तैयारी करनी है। 2 मिनट में चुटकियों में आप किसी भी वकील को दिखाइए कि इन सबूतों के आधार पर जज का बाप भी फैसला देगा। भाई हरामखोरों को फांसी के तख्ते पे कैसे नहीं चढ़ाता है? हर सुअर को फांसी के तख्ते पे चढ़ना पड़ेगा, देखता हूं कैसे नहीं चढ़ाएगा जज। जज क्या अपनी मर्जी से फैसला देगा? जब कानून की किताब कहेगी कि यह प्रूफ रखा हुआ है। कोर्ट क्या फैसला देगी वो हम बताएंगे आपको, देना पड़ेगा कोर्ट को वो फैसला, क्योंकि दस्तावेज कह रहे हैं। 21-22 की छपी हुई रसीदें हैं। 9 दिसंबर 2007 को खुला हुआ खाता जो 9 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ है। अप्रैल 2014 में खत्म हुआ खाता जिसमें कुल 1365 रुपए जमा है, उसकी पेमेंट लोढ़ा कमेटी ने की है। अगर सितंबर में 21-22 का पैसे से डीडी बनी होती तो ये हरामखोर उस 1365 रुपए की पेमेंट क्यों नहीं किए थे? एफिडेविट देंगे हम कि हम वहां पर आए थे 1 सितंबर को और हमको मैनेजर ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि पैसा था ही नहीं। हम करते क्या, मजबूरी थी। 90 दिन का उन्होंने कहा तो इस समय हम 90 दिन इंतजार किए, उसके बाद वो बताया कि अपील कर दिए भैया अब तो पैसा जमा हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी अब लिस्ट पढ़ के बताऊं और आगे की जानकारी देंगे कि अब हम कोर्ट में कैसे लड़ेंगे। और ये वीडियो भी इन सारे हरामखोरों को भेजिएगा जो अब बोल रहे हैं कि हमने गलती से बता दिया है। जो 7 सूची जारी की गई है जिनके नंबर, उन सब लोगों को ये वीडियो भी भेज दीजिएगा और बताइएगा कि देख लो प्रमाण जो आप लोगों ने बताया है वही जीरो चैनल बिल्कुल दिखा रहा है। तो ये एक सूची है साथियों। इसके अलावा दूसरा खाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है 2402922753 और ये 14 जून 2008 को खाता खोला है। प्रीति सिंह के नाम से खाता था, 1400 रुपए क्वार्टरली का खाता था। 22 किस्तें इसकी जमा है, 30,800 रुपए डिपॉजिट है और 14 दिसंबर 2013 को ये खाता खत्म हुआ है। यानी ये भी 8.5 महीना पहले खत्म हो चुका है। 22/8/2014 से पहले इसको पेमेंट नहीं मिली और ये खाता धारक का पैसा लेने हम सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के सेकंड वीक में पूरे 6 दिन सोमवार से शनिवार तक रोज गए और इसके बाद तीसरे चौथे हफ्ते में कुछ दिन गए कुछ दिन नहीं गए, क्योंकि उसके बाद जाना आना कम हो गया। 2-4-10 दिन में चले जाते थे, ऐसे चक्कर मार लेते थे बस। लेकिन हम सितंबर के पहले हफ्ते में और सितंबर के दूसरे हफ्ते में पूरे 6 दिन 12 दिन पूरे गए हैं। हमको याद है आज भी 1 सितंबर सोमवार का दिन है। आप भी याद करो, आपको भी याद आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों से मैंने पूछा एजेंटों से तो उन्होंने कहा हम भी 1 ही सितंबर को गए थे क्योंकि सोमवार का दिन था। तो हमने कहा चलो सोमवार से जाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि अभी 4-5 दिन 7 दिन कंपनी बंद रहेगी ब्रांच, इसके बाद खोलेंगे। तो हमने कहा आप छोड़ो, संडे तक वैसे भी संडे छुट्टी रहती है तो अगले संडे के बाद जाएंगे। 31 अगस्त को संडे था और 1 सितंबर को गए थे ज्यादातर एजेंट। मैंने हजारों एजेंटों से बात की, 1000 में से किसी एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं हम 2 तारीख को गए थे। सभी ने कहा नहीं हम भी 1 ही तारीख को गए थे। और हमने खुद जाकर के ब्रांच में देखा कि जितनी भीड़ जमा करने वाले जो एजेंट थे, जितनी भीड़ 21 तारीख को और 22 तारीख को थी, ठीक उतनी ही भीड़ 1 सितंबर को भी थी।
क्योंकि लगभग सभी एजेंटों के खाते कोई ना कोई खत्म हुए थे। तो वो पेमेंट लेने के लिए इसीलिए आए कि एक हफ्ते के बाद ब्रांच खुली है, जाके पैसा ले ले। करोड़ों रुपए आया था और इन हरामखोरों ने 1 रुपए भी नहीं दिया, बोला पैसा ऊपर चला गया, उससे तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो अब वो दिखा देना हरामखोर की कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है भाई। क्या मैनेजर वो पैसा कहीं अपने घर तो नहीं ले गया? क्या संतूलाल भारती झूठ बोल रहा है कि पैसा आतंकवादियों को गया? क्या तेजेंद्र पाल चन्नी झूठ बोल रहा है कि पैसा आतंकवादियों को गया? उस पैसे से तेजेंद्र पाल चन्नी ने अपनी बीवी को सोना खरीद के दे दिया। पृथ्वीराज यादव झूठ बोल रहा है कि पैसा आतंकवादियों को दिया। कहीं उस पैसे से पृथ्वीराज यादव ने अपनी बीवी और बेटी को सोना चांदी तो नहीं खरीद के दिया? ये जांच का विषय है साथियों। पैसा तो आया था ना, ये तो आपके पास रसीदें रखी है, रसीदें कह रही है ना। मंगेश थरवल ने कह दिया कि पैसा आतंकवादियों को गया, जीरो चैनल ने दिखा दिया कि पैसा आतंकवादियों को गया। आप मान लोगे कि पैसा आतंकवादियों को दिया? इस हरामखोर मंगेश थरवल ने हो सकता है पैसा अपनी बीवी और बेटी को सोना चांदी खरीद के दे दिया। ये भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और इसने झूठ बोला हो। जीरो चैनल ने तो इन्हीं के कहने पे कहा ना कि भैया आतंकवादियों को दिया। क्यों? क्योंकि बैंक में तो पता लगाया कि वाकई में कोई किसी खाते में जमा नहीं हुआ, कोई डीडी नहीं बनी, प्रॉपर्टी का भी पता लगा लिया, कोई प्रॉपर्टी इन्होंने परचेज नहीं की। तो आखिर हरामखोरों ने पैसा किया कहां? निश्चित तौर पर आतंकवादियों को दिया होगा। ये जीरो चैनल कह रहा है आतंकवादियों को, लेकिन आपको क्या मालूम भाई? आपने थोड़ी देखा है, आपने थोड़ी देखा, आपने तो वीडियो देखा। और वीडियो में वही आया जो इसने तेजेंद्र पाल चन्नी ने बोला, जो मंगेश थरवल ने बोला, जो सुनंदा कदम ने बोला, जो शंभूचंद जैना ने बोला, जो गणेश राम देवांगन ने बोला, जो पवन खंडेलवाल ने बोला। ये तो वीडियो में वही दिखाया गया आपको। अब हो सकता है ये लोग अपने घर में सोना चांदी खरीद लिए हो, अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए हो उसी पैसे से, तो ये बताएंगे थोड़ी कि हमने अपने घर में सोना चांदी खरीद रखा है 21-22 के पैसे से। ये तो यही बोलेंगे ना, भैया पैसा उधर चला गया और उन्होंने आतंकवादियों को दे दिया, ताकि लोग डर जाएं। आतंकवादियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, गरीब लोग हैं बेचारे, तो कोई पूछेगा ही नहीं, ये पैसा हमारे घर में रहा आएगा। ये सब हो सकता है ना, सारे पॉइंट पे हम लोग खेलेंगे ना कोर्ट में भाई। ये झूठ भी बोल सकते हैं ना आरामखोर, क्योंकि ये प्रमाण तो है। 21-22 की रसीदों की तारीखें आपको लिखी हुई रसीदें आपके हाथों में रखी हुई है, और ये खाते जो खत्म हुए ये रिकॉर्ड यहां पर रखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको आगे की और लिस्ट में बताने जा रहा हूं साथियों। अगला अकाउंट नंबर है U240276942 और ये 15 फरवरी 2007 को खुला है। अब आप कहेंगे कि डेट ऊपर नीचे क्यों लिखी है? क्योंकि ऊपर है 9 दिसंबर 7 को खुला, फिर 14 जून 8 को खुला और फिर 15 फरवरी 2007 को खुला, यानी फिर पहले की डेट का खुला हुआ है। तो हमने डेट ओपनिंग डेट के हिसाब से नहीं है, हमने ड्यू डेट के हिसाब से सीरियल से रखा है। हमने इसकी जो लिस्ट बनाई है वो ड्यू डेट के हिसाब से रखी है कि जो पहला खाता आपको दिख रहा है वो 9 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ, और जो दूसरा खाता है वो 14 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ है, और जो तीसरा खाता है वो 15 फरवरी 2014 को खत्म हुआ है, यानी उसके बाद खत्म हुआ है, और जो चौथा खाता है वो 26 मार्च 2014 यानी उसके भी 1 महीना 11 दिन बाद खत्म हुआ है, और उस 5वें नंबर पे हमने वो रखा है जो 17 अप्रैल 2014 को खत्म हुआ है, और यानी कि इसके लगभग 21 दिन के बाद खत्म हुआ है, इसलिए हमने सीरियल से रखा है। और वो 1365 का खाता इसीलिए इसमें नहीं आया है क्योंकि वो अप्रैल 2014 में खत्म हुआ है और अभी तक पेमेंट नहीं हुई, और वो 17 अप्रैल के बाद हुआ है। तो निश्चित तौर पर उसका 6वां नंबर था और हमने कुल 5 ही दिखाने थे यहाँ पर, तो उसका नाम हट गया। नहीं तो वो तो और बड़ा सबूत है। पर एक खाते क्या, हमारे पास अभी ऐसे बहुत सारे खाते हैं साथियों। हमारे पास ऐसे कम से कम 40 अकाउंट हैं जो 30 जून 2014 के पहले खत्म हुए हैं, जिनमें कम से कम 4-5 खाते ऐसे हैं जिनका अमाउंट जो है पेमेंट बहुत छोटी थी और लोढ़ा कमेटी ने पेमेंट कर दी है। तो अब सबूत ही हमारे हाथ में आ गया कि इस व्यक्ति को पेमेंट कंपनी ने नहीं दी थी और लोढ़ा कमेटी ने पेमेंट कर दी। और जीरो चैनल उसकी रिसीविंग भी दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि वो पेपर कंपनी में जमा नहीं थे, पेपर कंपनी में जमा थे। कंपनी में जमा होने के बाद ब्रांच से हमको कंप्यूटराइज्ड रिसीविंग मिली है, ब्रांच की सील लगी हुई, सिग्नेचर की हुई सील रसीद मिली है कि आपके ओरिजिनल पेपर ब्रांच में जमा हो गए। वो रिसीविंग मिली है और उसकी पेमेंट कंपनी ने नहीं दी और लोढ़ा कमेटी ने पेमेंट भेज दी।
ऐसे कम से कम 6-7 अकाउंट हैं जिनका अमाउंट ये 1365 और 1250 से लेकर करके ये लगभग आप मान के चलिए 5000 तक के जमा हैं। ऐसे कई खाते हैं, 6-7 अकाउंट हैं जिनकी पेमेंट लोढ़ा कमेटी ने कर दी और वो ओरिजिनल पेपर कंपनी में जमा थे, ब्रांच में जमा थे और उसकी रिसीविंग आज भी जीरो चैनल के पास रखी हुई है। तो वो रिसीविंग भी जीरो चैनल कोड में पेश करेगा और आप लोगों के पास भी होगी। देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। तो आगे हम अगला नंबर पढ़ने जा रहे हैं साथियों, U24024836 और ये ओपन हुआ है खाता 26 मार्च 2004 को। विजय कुमार गुप्ता के नाम से खाता है। 10,000 जमा था, सिंगल था यानी सीडीपीपी प्लान था, एक ही किस्त जमा होती है उसकी, एक ही किस्त जमा है। टोटल डिपॉजिट 10,000 रुपए। ये मैं 4 नंबर पढ़ रहा हूं साथियों, मैं शायद तीसरा नंबर पढ़ रहा था, उसको मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, तो तीसरा नंबर मैं बाद में पढ़ लूंगा, पहले ये चौथा पढ़ लेता हूं। 10,000 रुपए डिपॉजिट है और इसकी 26 मार्च 2014 को खाता खत्म हुआ है और पेपर कंपनी में जमा है, उसकी रिसीविंग रखी है। अब मैं तीसरा नंबर पढ़ने जा रहा हूं जो 15 फरवरी 2007 को खाता ओपन हुआ। ये अच्छे लाल के नाम से खाता खुला हुआ है और 1,075 रुपए ईयरली का खाता है। इसकी 7 किस्तें जमा है, 7,525 रुपए टोटल डिपॉजिट है और 15 फरवरी 2014 को यह खाता खत्म हो चुका है और इसके भी सारे पेपर ब्रांच में जमा है। और इसके अलावा 5वां नंबर है जिसका अकाउंट नंबर है U2402796063। ये 17 अप्रैल 2007 को खाता खोला गया है। मोहन लाल के नाम से खाता है। 95 रुपए मंथली का खाता था और 84 किस्त जमा है इसकी। 7 साल का खाता था, 7 साल पूरा चला है और 7,980 रुपए टोटल डिपॉजिट हुआ इसका और 17 अप्रैल 2014 को ये खाता खत्म हो चुका है। मैच्योरिटी डेट आ गई लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला और अभी तक इसको लोढ़ा कमेटी ने भी पेमेंट नहीं करी है और इसको पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और इसके पेपर भी ब्रांच में जमा है। अब मैं आपको ये लिस्ट हो गई, अब मैं आपको दूसरी लिस्ट बोलूंगा कौन सी बनानी है। इसमें आपको 30 जून 2014 तक के जितने भी खाते खत्म हो चुके हैं वो इस लिस्ट में डालने हैं। और अब मैं आपको दूसरी लिस्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो दूसरी लिस्ट आपको उन खातों की बनानी है जो 1 जुलाई 2014 से 22 अगस्त 2014 की तारीख तक परिपक्व खाते थे और जिनका आज तक कंपनी ने भुगतान नहीं दिया है। ये ध्यान दीजिए, कंपनी ने, मैं क्लियर बता दूं, कंपनी ने भुगतान नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो वो लिखना है, लोढ़ा कमेटी ने दिया है तो वो लिखना है। कंपनी ने भुगतान नहीं दिया है वो नाम इसमें लिखने हैं। ठीक है साथियों, ये लिस्ट जो 1 जुलाई 2014 से 22 अगस्त 2014 की तारीख में खाते परिपक्व हो चुके थे जिनका भुगतान आज तक कंपनी ने नहीं दिया, लोढ़ा कमेटी ने भले दिया हो, उनका नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको इनकी सूची पढ़ के बता देता हूं। पहला खाता है U2402932194 4 जुलाई 2008 को यह खाता खुला हुआ है। रवि सिंह के नाम से खाता है। 5,500 रुपए का प्रीमियम मंथली अकाउंट था और इसमें 72 किस्तें जमा है। 3,96,000 डिपॉजिट है। 4 जुलाई 2014 को यह खाता खत्म हो चुका है। ब्रांच में पेपर ओरिजिनल जमा किए जा चुके हैं लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। इनका पैसा भी हमने 1 सितंबर को मांगा लेकिन नहीं मिला हमको। और सिर्फ 1 सितंबर को नहीं, सितंबर के पूरे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के 6-6 दिन हम गए, नहीं मिला। इसके बाद भी हम 2-4-6 दिन में जाते रहे, पैसा नहीं मिला। ब्रांच बंद होने तक, लास्ट तक हम गए, मई 2016 तक गए। 2 फरवरी 2016 को ऑर्डर आने के बाद भी हमारी ब्रांच मई तक खुली हुई थी। हम मई 2016 में भी गए, हमें पेमेंट नहीं मिली। अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन हमारे सामने आज तक ब्रांच में 1 रुपए भी 22/8 के बाद जमा नहीं हुआ। मई 2016 तक न कभी जमा हुआ और न ही कभी कोई रसीद जारी की गई। अगला अकाउंट नंबर है
0290746। ये 12 अप्रैल 2008 को खुला है। अरुण पांडे के नाम से अकाउंट है। 15,000 रुपए का सिंगल प्रीमियम, यानी कि ये सीडीपीपी प्लान था, एक ही किस्त जमा होती है उसमें, और टोटल 15,000 रुपए डिपॉजिट। 12 जुलाई 2014 को ये खाता खत्म हुआ है और इसके भी ओरिजिनल पेपर ब्रांच में जमा है। इसकी भी पेमेंट आज तक नहीं हुई। अगला अकाउंट है U24025209 28 जुलाई 2004 को ये खाता खुला है। पूजा गुप्ता के नाम से ये खाता है। 7500 रुपए का सीडीपीपी सिंगल प्रीमियम प्लान था, एक ही किस्त जमा होती है इसमें, और टोटल 7500 रुपए डिपॉजिट है। 28 जुलाई 2014 को ये खाता खत्म हो चुका है। पेपर ओरिजिनल ब्रांच में जमा हो चुके थे। 22 अगस्त 2014 के पहले ही जमा हो चुके थे, लेकिन आज तक इनकी पेमेंट भी कंपनी ने नहीं दी। अगला अकाउंट है U2402999486। 2 फरवरी 2009 को ये खाता खुला। दीपक झा के नाम से ये खाता है। 2100 रुपए क्वार्टरली का खाता है और इसमें कुल 22 किस्तें जमा है। टोटल अमाउंट 46,200 रुपए जमा है। और 2 अगस्त 2014 को ये खाता मैच्योर हो चुका है, लेकिन आज तक इसकी पेमेंट भी नहीं हुई। अगला नंबर है U2402832994। 9 अगस्त 2007 को ये खाता खुला है। सुनीता पाल के नाम से ये खाता है। 1,080 रुपए प्रीमियम का हाफ ईयरली मोड में ये अकाउंट है और 14 किस्तें इसकी जमा हुई है। टोटल पैसा 15,120 रुपए जमा हुआ है। और 9 अगस्त 2014 को, यानी 22/8/2014 से 13 दिन पहले ये खाता खत्म हो चुका है। इसके भी ओरिजिनल पेपर 22/8/2014 की पहले ही ब्रांच में जमा हो चुके हैं, लेकिन आज तक कंपनी ने इसकी भी पेमेंट नहीं करी। तो फिर हरामखोर कैसे बोल रहे हैं कि पेमेंट दे दी? हमको तो कहा कि पैसा है ही नहीं, और वास्तव में ब्रांच में था भी नहीं। सिर्फ हमको नहीं, हमारे सामने किसी भी एजेंट को नहीं दिया। सभी एजेंट हमारे एफिडेविट देंगे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में गए हो, सितंबर के सेकेंड वीक में गए हो, और आपसे भी इसी प्रकार के शब्द बोले गए हो, तो आप भी इसी प्रकार का 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट जरूर बनाइएगा। और वो एफिडेविट हम राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को वो एफिडेविट हम भेजेंगे। इसके बाद तीसरी लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। वो लिस्ट है जिसकी पेमेंट एजेंट द्वारा कस्टमर को कर दी गई है। एजेंट ने कस्टमर को पेमेंट कर दी गई है। वो तीसरी लिस्ट देखना बहुत जरूरी है। तीसरी लिस्ट जरूर देखें, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। तीसरी लिस्ट साथियों वो है जो 23 अगस्त 2014 की तारीख से आज तक निवेशकों को प्राप्त भुगतान का विवरण, यानी 22/8/2014 को कंपनी पर बैन लगने के बाद हमारे कई निवेशकों को भुगतान मिला है। लेकिन वो भुगतान किसने दिया है ये महत्वपूर्ण है। कंपनी ने नहीं दिया, ये हमने अपनी जेब से दिया। क्यों? क्योंकि हमारे वो कस्टमर खूंखार थे, वो इंतजार नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत समय हो गया, हमको पैसा दो नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे। तो हमें पेमेंट करनी पड़ी और हमने अपने अकाउंट से, अपने बैंक के सेविंग अकाउंट से डीडी बनवा करके इनको पेमेंट करी। वो मैं पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं उन अकाउंट्स की। ये तीसरी लिस्ट आपको देखना बहुत ही जरूरी है, जिसको आज कंपनी आधार बना रही है कि ये पेमेंट हमने दी है, उनके बाप ने दी है, हरामखोरों ने। इसमें सबसे पहला जो अकाउंट नंबर आ रहा है साथियों वो देख लीजिए आप, U2402888357। ये अकाउंट ओपन हुआ है 11 फरवरी 2008 को, और ये खाते का जो इन्वेस्टर का जो नाम है वो है डोनाल्ड ट्रंप। आपने नाम सुना होगा। कितना डेंजर व्यक्ति है वो, कितना शक्तिशाली व्यक्ति है वो। उस व्यक्ति का खाता था 11 फरवरी 2008 को खाता ओपन हुआ था, और 37,500 ईयरली का खाता था। उसकी 6 किस्तें जमा थी, 2,25,000 रुपए डिपॉजिट था, और ड्यू डेट थी 11 फरवरी 2014, यानी कंपनी पर बैन लगने के 6 महीने पहले की ड्यू डेट थी। अब इस व्यक्ति को
पैसा नहीं मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या छोड़ने वाला है? वो कब तक रुकेगा? डोनाल्ड ट्रंप आखिर कब तक रुकेगा? तो उस व्यक्ति को पेमेंट करनी पड़ी, मजबूरी है एजेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंट को कहा कि भैया आपने कमीशन खाई है, हम नहीं जानते, हमको फुल पेमेंट विद इंटरेस्ट आप करो, नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे तुमको, जाकर के अमेरिका में बेड़ देंगे। तो एजेंट को पेमेंट करनी पड़ी और 3,46,000 की उसने डीडी बनवा करके दी एजेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को। डीडी नंबर है 384651 और ये किस तारीख को दी है? 18 अगस्त 2015 को। आप सोचिए भाई, 6 महीने तक पहले पेमेंट नहीं मिली, डोनाल्ड ट्रंप को एजेंट समझाता रहा कि भाई मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। 22/8/2014 को कंपनी पर बैन लग जाता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप इसको एजेंट को फोन करता है कि भाई ये पेमेंट हमको कब मिलेगी? वो तो कंपनी पर बैन लग गया अब। तो कहता है कि नहीं नहीं, वो कंपनी अपील करेगी, जल्दी पैसा मिलेगा, चिंता मत करो। फिर 90 दिन में बोलता है कि नहीं, वो कंपनी ने अपील कर दी है तो वहां से फैसला होने दो। लेकिन 18 अगस्त 2015 यानी 1 साल के बाद सेट में भी कंपनी हार गई। जब सेट में भी कंपनी हार गई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया एजेंट को कि हरामखोर पेमेंट हमारी कर दो, हम नहीं जानते। तो एजेंट ने 3,46,000 अपनी जेब का, अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जमा करके वहां से डीडी बनवा करके डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। अब मुझे बताइए कि अगर कंपनी को पेमेंट करनी होती, कंपनी अगर ये कह रही है कि कंपनी की, अब कंपनी ये कहेगी, ऐसा सुनने में आ रहा, संतू दलाल भारती बोल रहा है कि कंपनी ये कहेगी कि ये 3,46,000 पेमेंट कंपनी ने दी है। तो मुझे बताइए, क्या कोर्ट अंधी है क्या? हम कोर्ट को बताएंगे ना कि भाई ये 3,46,000 की पेमेंट अगर कंपनी को करनी होती, मैनेजर को करनी होती, तो 1 सितंबर को काहे नहीं कर रहा था? 1 सितंबर को तो हम आए थे, पैसा तो 22 अगस्त को आ चुका था, 21 और 22 अगस्त को। 18 अगस्त 2015 को तो पैसा आया नहीं। अब उसमें एसपी त्यागी का क्या कहना है कि नहीं 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 नहीं, वो 22 अगस्त को वो जो करोड़ों रुपए आया था आपकी ब्रांच में, जो 200 करोड़ रुपए, वो 200 करोड़ रुपए उसने सेफ में रख दिया। अरे आराम खोरो, पैसा सेफ में रखने के लिए था क्या? डोनाल्ड ट्रंप भटक रहा है, उसको पेमेंट नहीं दे रहे थे। हम 1 सितंबर को एफिडेविट देंगे। मुझे आपसे, मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने वकील से पूछ लेना कि एजेंट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देगा कि 21 तारीख को ब्रांच में बहुत सारी भीड़ थी, हमारी ब्रांच में भयंकर लोगों ने पैसा जमा किया, और 22 तारीख को भी भयंकर भीड़ थी, बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा किया। 21 अगस्त को 10 घंटे तक, सुबह 9 बजे से सायंकालीन 7 बजे तक जमा होता रहा, यानी 10 घंटे तक। 22 अगस्त को सवेरे 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भयंकर भीड़ ने पैसा जमा किया। 14 घंटे तक, टोटल 2.5 दिन में 14 घंटे पैसा जमा हुआ और 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ। ब्रांच के सारे काउंटर्स पर सिर्फ पैसे जमा होने का काम होता रहा। हर ब्रांच पे 4-4-5 लोग पैसे ले रहे थे। अब इसके लिए कोर्ट बोलेगी कि सबूत दिखाओ कितने पैसे, इतनी भीड़ थी, रसीदें कहाँ कटी, तो वो रसीद दिखा देगा कि ये रसीद नंबर है, ये देखो, ये डेट लिखी है 21 अगस्त 2014 और ये देखो डेट लिखी है 22 अगस्त 2014। क्या कोर्ट कहेगी कि नहीं ये रसीद की डेट गलत है, इतनी भीड़ नहीं थी? जब ये बयान दे रहा है कि भीड़ थी, प्रमाण में रसीद दिखा रहे हैं, क्या आप ये कैसे? मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में एक रिजर्वेशन की टिकट रखी हुई है कि आपने 26 अगस्त 2018 को दिल्ली से मुंबई फलानी ट्रेन में यात्रा की, आपके पास वो टिकट रखी हुई है, आप कह रहे हैं कि आपने यात्रा की, आप कह रहे हैं कि आपने यात्रा की। और दूसरी बात, आपने रास्ते में किसी जगह पर गए, स्टेशन पर, वहां पर भी कोई प्रूफ आ रहा है, कुछ भी जो जानकारी हो आप वो दे रहे हैं। अगर उसके बाद कोई व्यक्ति ये बोले
कि नहीं आपने 26 अगस्त को नहीं, आपने 26 अगस्त 2018 को नहीं, आपने ये 15 जुलाई 2019 को यात्रा की थी। ये टिकट में तो डेट बैक डेट की डली हुई है। कोई मानेगा क्या? कोई मानेगा? अदालत मानेगी? कौन सी अदालत मानेगी कि आपने जो यात्रा की, आपके टिकट में डेट लिखी हुई है 26 अगस्त 2018 और कोई व्यक्ति चैलेंज करता है या रेलवे कहती है नहीं नहीं इसने जो यात्रा की थी वो तो 15 जुलाई 2019 को की थी, ये तो बैक डेट डली हुई है टिकट में, टिकट में बैक डेट डली हुई है। ऐसा कोई मानेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो ये बोल सकते हैं कि 26 अगस्त को इसने यात्रा नहीं की, टिकट कटवा ली, यात्रा नहीं की। टिकट कटवा ली, यात्रा नहीं की। क्यों? क्योंकि टिकट पहले कटती है, यात्रा बाद में होती है। मुझे एक बात बताइए, टिकट पहले कटती है, यात्रा बाद में होती है, तो वो कह सकते हैं कि इसने यात्रा नहीं की होगी, या कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं नहीं की, टीसी उसमें लिख देगा ये सीट खाली थी। लेकिन ये कह सकते हैं क्या कि इस टिकट पर इसने 15 जुलाई को यात्रा की? कह सकते हैं क्या? या रेलवे में जो इसने टिकट कटवाई, इसका रेलवे को पेमेंट इसने 15 जुलाई 2019 को दिया? ऐसा बोल सकती है क्या रेलवे कि ये तो 15 जुलाई 2019 को आया था रिजर्वेशन करवाने और बैक डेट में रिजर्वेशन करवा दिया? हमने यात्रा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यात्रा की नहीं की वो तो बात की बात है। यात्रा का मतलब यही होता है कि पैसे ने यात्रा कहां कर दी। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमने फलानी तारीख को टिकट कटवाई थी, उसमें जो डेट डली हुई है 26 अगस्त 2018 की डेट डली है। लेकिन रेलवे कहे नहीं 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 ये टिकट इसने 15 जुलाई 2019 को कटवाई है और डेट हमने बैक डेट डाल दी थी। उनके कहने से माना जाएगा क्या? टिकट आपके हाथ में है, पेमेंट आपने करी है, तो हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। अब दूसरा हम एफिडेविट देंगे जब कि हमारा ये फलाना खाता जो 11 फरवरी 2008 को डोनाल्ड ट्रंप का खाता था 37,500 रुपए ईयरली का, जिसमें 2,25,000 रुपए जमा हुए थे और 11 फरवरी 2014 को इसकी ड्यू डेट थी और उस खाते की इन्होंने पेमेंट नहीं दी, तो 18 अगस्त 2015 को हमने अपने जेब से पेमेंट दी, हमारे अकाउंट से दी गई। आप हमारे अकाउंट को चेक कर लीजिए, डीडी नंबर चेक कर लीजिए। क्या इस पर कंपनी की बात मानेगी कोर्ट कि आपके पास 22 अगस्त को पैसा आ गया था और आप साल भर अपनी पास रखे हुए थे और साल भर के बाद आपने इसको दे दिया? अरे देना ही होता तो आप पहले दे देते, क्योंकि ये सितंबर में लेने आए थे और सितंबर का हम एफिडेविट देंगे कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक में आए थे लेने, हमको नहीं दिया, हम सेकेंड वीक में आए, हमको नहीं दिया। और उसके बाद हमने जब दे दिया तो अब कह रहे हो कि ये तो हमने दिया है। वो तो डीडी की फोटोकॉपी हमने ब्रांच में इसलिए जमा कर दी क्योंकि मैनेजर ने ये कहा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप है, कल आपको पैसा दे न दे आप उससे कैसे ले पाओगे, तो आप एक काम करो ये डीडी यहां जमा करवा दो फोटोकॉपी, अब जब भी मंगू पैसा देगा तो ये चेक आपके नाम से हम बनवा देंगे। हमने दे दिया, हमको क्या मालूम कि आराम को और भंगू जाके बैठ जाएगा, बोलेगा किडनी फेल है उसकी मैतारी की इसलिए जाएगा वहां जाके बैठ जाएगा। हमें क्या पता था कि हमें आज का ये ऐसा दिन देखना पड़ेगा। अगला अकाउंट हम आपको बताने जा रहे हैं U2402945991। ये 13 अगस्त 2008 को खाता खुला है और इसका जो पार्टी का नाम है, जो कस्टमर का नाम है वो है जिनपिंग। आपने ये भी सुना होगा, ये भी खतरनाक आदमी है। अगर इसको पेमेंट न मिले तो ये तो पकड़ के एजेंट को चमगादड़ों के बीच में फेंक देगा, फिर उसको कोरोना हो जाएगा। भाई जिनपिंग तो कोरोना का रचयिता है। अब जिनपिंग कस्टमर, उसका खाता 13 अगस्त 2008 को खुला है, 23,000 रुपए हाफ ईयरली का अकाउंट है, 11 किस्तें जमा हुई हैं, 2,53,000 रुपए डिपॉजिट हुआ है। 13 फरवरी 2014 को इसका खाता खत्म हो चुका था, बेचारे को 6 महीने तक तो पहले लटकाए, पेमेंट नहीं दिए। 21/8/2014 और 22/8/2014 को इतनी सारी भारी भरकम रकम आने के बाद भी उसको पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद भी उसको एजेंट ने किसी तरीके से रोक लिया। अंततः उसको 12 सितंबर 2015 को जिनपिंग ने फोन किया एजेंट को कि पेमेंट दे रहे हो कि उठा के चमगादड़ों के बीच में फेंक दें।
तो ये जो कोरोना 2019 और 20 में आने वाला है वो 15 में ही आ जाएगा। तो एजेंट ने कोरोना से बचने के लिए 12 सितंबर 2015 को 3,63,000 की डीडी बनवा करके एजेंट ने अपने अकाउंट से अपने पैसों से बनवा करके दे दी। डीडी नंबर है 384708। अगला नंबर 3 नंबर देखिए U24027914। 26 अप्रैल 2007 को ये अकाउंट ओपन हुआ है और किम जोंग उन, ये कस्टमर का नाम है, आपने नाम सुना होगा किम जोंग उन। बाकी देश परमाणु बम बनाते हैं, ये हाइड्रो बम बनाता है। हाइड्रो बम परमाणु बम से खतरनाक है, आपको पता है, ये वो बम बनाता है। अब उसका खाता खुला हुआ है और उस व्यक्ति ने सिंगल प्रीमियम CDPP प्लान लेके रखा हुआ था। 1,25,000 रुपए का सिंगल प्रीमियम, एक ही किस्त जमा थी। टोटल डिपॉजिट अमाउंट 1,25,000 और 26 अप्रैल 2014 को खाता खत्म हुआ, यानी 22/8 के 4 महीना पहले खाता खत्म हो चुका था। 4 महीना उसने सब्र किया, उस समय तो पैसा नहीं मिला और कंपनी पर बैन लग गया। फिर एजेंट ने बहुत समझाया उसको और बावजूद इसके बहुत दिन तक उसको पेमेंट नहीं मिलने के बाद 18 अक्टूबर 2015 को किम जोंग उन ने एजेंट को धमकी दी कि भैया पेमेंट दे रहे हो कि फेंकू तुम्हारे ऊपर हाइड्रो बम, तो तुम तो जाओगे ही जाओगे, साथ में पूरा देश चला जाएगा। तो एजेंट घबरा गया और एजेंट ने 18 अक्टूबर 2015 को 2,85,000 की डीडी अपने अकाउंट से, अपना पैसा जमा करके अपने अकाउंट से जिसको डीडी बनवा करके दे दी और डीडी नंबर है 395287। अगला नंबर 4 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर U24250137। 8 मई 2004 को खाता खुला है और ये कस्टमर का नाम है बराक ओबामा। ये भी बहुत ताकतवर था भाई, अभी भले ताकतवर न हो लेकिन उस समय बहुत ताकतवर था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली व्यक्ति था। इस व्यक्ति का 1,87,500 CDPP प्लान था, सिंगल प्रीमियम था, एक ही किस्त जमा थी, 1,87,500 टोटल डिपॉजिट और 8 मई 2014 को यह खाता खत्म हो चुका था, यानी 22/8/2014 से 3.5 महीना पहले। इसके भी पेपर ब्रांच में जमा थे लेकिन इसको भी पेमेंट नहीं मिली थी और इसने भी 19 दिसंबर 2015 को एजेंट को धमकी दी कि भैया पेमेंट दे रहे हो कि उठाएं और अमेरिका में पैक कर दें। तो एजेंट ने 19 दिसंबर 2015 को 6,95,000 की डीडी बनवा करके अपने पैसे से, अपना पैसा अपने अकाउंट, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके और वहां से डीडी बनवा करके दे दी। डीडी नंबर है 397246। अब मैं आपको 5वां नंबर बताने जा रहा हूं, आखिरी नंबर, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है U2402813994। 29 जून 2007 को ये खाता खुला है और बिल क्लिंटन, इस समय बेचारा गरीबी में बुरे दिनों से गुजर रहा है, नहीं तो ये भी कभी महाशक्तिशाली व्यक्ति था। इस समय थोड़ा बेचारा गरीबी में आ गया है, परेशानी बढ़ गई है इसकी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मीडिया ट्रायल हुआ था, उसके कारण बेचारा परेशान हो गया, इस समय परेशान है। लेकिन जिस समय खाता खुलवाया था उस समय वो मजबूत व्यक्ति था, जब मैच्योरिटी डेट आई तब परेशान था। 29 जून 2007 को इसने खाता खुलवाया था, 9,180 रुपए क्वार्टरली का खाता खुलवाया था। इसने टोटल 28 किस्तें जमा की और टोटल डिपॉजिट 2,57,040 रुपए किया और 29 जून 2014 को इसकी मैच्योरिटी डेट थी और इसने एजेंट को कहा भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस समय बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, आप मेरे को पेमेंट करवा दो, मैं नहीं जानता। तब एजेंट ने 31 जनवरी 2016, डेट देखिए, 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उससे महज 2 दिन पहले इस एजेंट ने बिल क्लिंटन को पेमेंट दे दी 4,13,000 रुपए की डीडी बनवा करके अपने खुद के पैसे से अपने सेविंग अकाउंट में डलवा करके, और डीडी नंबर है 401529। ये एजेंट ने खुद पेमेंट कर दी 3,46,000, 3,63,000, 2,85,000, 6,95,000 और 4,13,000, यानी 3 3 6 1 7 3 10 6 7 17 और 4 21 लाख रुपए की पेमेंट एजेंट ने अपने
इन 5 कस्टमरों को कर दी। अब ये 21 लाख रुपए एजेंट को चाहिए, लेकिन लोढ़ा कमेटी पेमेंट कस्टमर को करेगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप को करेगी, जिनपिंग को करेगी, किम जोंग उन को करेगी, और बराक ओबामा को करेगी, और बिल क्लिंटन को करेगी। अब ये लोग एजेंट को पैसा देते हैं नहीं देते हैं ये तो राम जाने, लेकिन एजेंट ने इनको पेमेंट कर दी। अब सवाल ये, इन्होंने पोर्टल पर डाटा भी अपलोड कर दिया है, तो अब सवाल ये आता है कि हो सकता है कंपनी ने ये लिख दिया हो कि हमने इनको पेमेंट दे दी, अब हो सकता है लोढ़ा कमेटी इनको पेमेंट न करे, तो ये कोर्ट जाएंगे, इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट में एजेंट बोलेगा कि भैया ये डीडी तो हमने बनवा के दी है और हमने इनको अमानतू दी थी, हमने इनको अमानतू दी थी। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंट को लिख करके दिया है सादे कागज पर, स्टाम्प पर नहीं लिख कर दिया है, सादे कागज पर, कि ये डीडी जो है हमने ये आपके खाते से बनी हुई डीडी प्राप्त की है और इस पर अब इसका जो कंपनी भुगतान करेगी वो पूरा का पूरा अधिकार आपका होगा। ये एजेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिख के दिया है, जिनपिंग ने भी लिख के दिया है, किम जोंग उन ने भी लिख के दिया है, बराक ओबामा ने भी लिख के दिया है, और बिल क्लिंटन ने भी लिख के दिया है। तो ये जब कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बुलाएगी ना कंपनी को कि आपने इनको पेमेंट दी, बताओ कौन सी डीडी से दी, कौन से चेक से दी। तो जब कंपनी डीडी नंबर बताएगी तो कोर्ट बोलेगी कि भाई ये तो खुद ही बोल रहे हैं ना इनको पेमेंट हो गई, ये डीडी से मिली, लेकिन ये तो पेमेंट गरीब दास ने दी है ना, ये गरीब दास के अकाउंट से गई है, ये आपने कहां दी पेमेंट, झूठ बोलते हो क्या। अच्छा, ये बोलेंगे कि नहीं हमारा अकाउंट फ्रीज था, अरे आराम खोलो, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज था, मेरे को बताओ तुम्हारा 21 अगस्त को पैसा आया तो तुम 18 अगस्त 2015 तक अपनी महतारी क्यों कर रहे थे, एक साल तक उसको पेमेंट क्यों नहीं दे रहे थे, झूठ बोलते हो क्या। 1 सितंबर को ये अन्य लोगों के खाते लेकर के आए थे, उनकी आपने पेमेंट नहीं करी, 1365 रुपए का तो आपने पेमेंट दिया नहीं, और आराम खोलो तुम लोग 3,46,000 की पेमेंट दोगे, अब वो भी 1 साल के बाद दोगे, कौन मानेगा, क्या कोर्ट मानेगी इनकी बात, बिल्कुल नहीं मानेगी। और इन हरामखोरों को इसी पे फंसाना है, और इनका अब एफिडेविट जारी करेंगे हम लोग, ये एफिडेविट जारी करना हमारे हाथ में है, क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास हैं, जो 21 और 22 तारीख को हमने पैसा जमा किया है उसकी रसीदें हमारे पास हैं, हम उसका भी एफिडेविट जारी करेंगे, हम उसका भी एफिडेविट जारी करेंगे। शॉर्ट में एफिडेविट बनेगा, 1 पेज का मैटर होगा, और वो संयुक्त एफिडेविट होगा, और वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होगा। 10, 20, 25, 50 जितने भी एजेंट हो सभी लोग मिल करके देना, चाहे 10-10 रुपए लगे, 20-20 रुपए कुल आएगा, सबका खर्चा मिला के सभी लोग दीजिएगा। और उसमें हम यही लिखेंगे कि 21 अगस्त 2014 को हमारी ब्रांच में बहुत भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी, सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक 10 घंटे तक हमारी ब्रांच के सारे काउंटर्स पर पैसे जमा हो रहे थे, और हर काउंटर पर 4-5 लोग लगभग पैसा ले रहे थे। 22 अगस्त 2014 को भी हमारी ब्रांच में भयंकर भीड़ थी जमा करने वाली, मेला लगा हुआ था, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पैसा जमा हुआ, हर काउंटर पे जमा हो रहा था, भयंकर भीड़ थी। ये हम एफिडेविट देंगे, क्योंकि उसकी रसीदें भी आपके पास रखी हुई हैं, और आगे का एफिडेविट देंगे कि 22 अगस्त 2014 को जब दोपहर 1 बजे ऊपर से मैसेज आया कि कंपनी पर बैन लग गया है, तो उसी समय काम रोक दिया गया, किसी का पैसा जमा नहीं हुआ, और उस तारीख से लेकर के आज तक उस ब्रांच में, हमारी पीएसएल की ब्रांच में हमारे सामने न तो कभी 1 रुपए जमा हुआ, न कोई रसीद जारी हुई। ये शपथ पत्र देने में आपको कोई दिक्कत है, आप साबित नहीं कर पाओगे ना, तो दिक्कत क्या है भाई, हो गया झंझट खत्म यहां पर। अब इसके बाद उसी में एक मैटर और रहेगा कि 22/8/2014 को ऊपर से ये मैसेज आया कि ये सारा का सारा पैसा कैश एरिया कमांडर के माध्यम से ऊपर भेजा जाए। ये हमको मैनेजर ने और हमारे निगेटिव सीनियरों ने वहां पर बताया कि ये मैसेज आ गया है। क्यों? क्योंकि ये सब जगह आया है, सबने बताया है। शॉर्ट में रहेगा, जो पहले 7 पेज का जो एफिडेविट था, मतलब 3 पेज का एफिडेविट और 4 पेज के मैटर थे, वो थोड़ा लंबे में था, ये शॉर्ट में रहेगा। इसके बाद इसमें अगला ये आएगा कि हमने जीरो चैनल पर, जिसकी चैनल की लिंक ये है और दोनों ईमेल आईडी ये है, उसने अपने वीडियो में बताया कि उसको हजारों लोगों ने
टीएससीएल से जुड़े हजारों लोगों ने जानकारी दी कि 21 और 22 का पैसा ब्रांच से नगद गया रीजनल ऑफिस, और रीजनल ऑफिस से नगद गया हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस से चला गया आतंकवादियों के पास। ये उसको हजारों लोगों ने जानकारी दी। उस जानकारी को वीडियो देखने के बाद हमने अपने कई सारे जूनियरों को खुद का रसीदें निकालना शुरू किया। तो हमें हमारी ब्रांच की ये 2 रसीद नंबर, हमने सबसे कम नंबर वाली और अधिक नंबर वाली रसीद एकत्रित करना शुरू किया ताकि पता चले कि कितने लोगों ने, क्योंकि भीड़ तो बहुत थी। तो हमें पता चला कि ये 2 रसीद नंबर हमको मिल गए, यानी इतने लोगों ने कम से कम जमा किया। अब इससे और ज्यादा लोग रहे होंगे, इन्होंने ये पैसे जमा किए, ये हमें प्रमाण मिल गया है, यानी इतनी रसीदें जारी हुई हैं। और इसके बाद हमने भुगतान के लिए पूछा 22 अगस्त 2014 को। तो मैनेजर ने कहा कि भाई अभी तो भुगतान होगा नहीं, क्योंकि अभी कंपनी ने कहा कि ये सारा का सारा पैसा वहां पर कैश भेजा जाए। हो सकता है कंपनी ने कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेस की हो तो उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने तो प्लानिंग की थी कि 21 अगस्त से 27 अगस्त तक 1 लाख करोड़ का बिजनेस करना है। तो उसकी कोई नई योजना थी, बहुत बड़ा करना था, तो उसके लिए ये पेमेंट हमको कैश भेजनी है। कंपनी ने मना किया है कि अकाउंट में नहीं डालना है, कंपनी ने मना किया है कि अकाउंट में नहीं डालना है, ये कैश भेजना है। हो सकता है इसलिए मना किया हो कि कंपनी पर बैन लग गया है तो वो पैसा से भी न ले जाए, तो हम कैश भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो कंपनी का काम है, तो हमको पेमेंट कब होगी? तो उन्होंने कहा भाई अभी तो हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि ये पेमेंट भेजेंगे 2-4 दिन, अब ब्रांच भी बंद रहेगी, उसके बाद देखते हैं। तो फिर हम खुद 1 सितंबर को गए, क्योंकि आप अगर 1 सितंबर को आए हो तो आप लिखोगे कि हम 1 सितंबर को गए थे। 1 हफ्ते तो हम कंपनी में गए ही नहीं, झांकने भी नहीं गए, ये एफिडेविट में लिखेंगे। और 1 सितंबर को बहुत सारे लोग पैसा लेने आए थे, किसी को भी पेमेंट नहीं मिली। 1 सितंबर के बाद आप जितनी बार भी, यानी हम लोग गए, हमने, क्योंकि मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, हमने जितनी बार भी ब्रांच में गए, हर बार हमको 10, 15, 20, 25, 50 लोग मिले पेमेंट मांगने वाले, लेकिन किसी को भी 1 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। कई सारे एजेंटों ने अपने जेब के पैसे से डीडी बनवा करके और पेमेंट अपने कस्टमरों को दी, और हमारे सामने एजेंटों ने कस्टमरों से सादे कागज पर लिखवाया कि ये पेमेंट हम आपको अपनी जेब से दे रहे हैं डीडी बनवा करके, ये जब कंपनी पेमेंट करेगी तो ये आप हमको दे देना। और फिर डीडी की फोटोकॉपी ब्रांच में जमा कर दी, और मैनेजर से कह दिया कि ये चेक आप हमारे नाम से बनाना। हालांकि हमने कस्टमर से ये लिखवा लिया है, आप कस्टमर को भी दोगे तो हम कस्टमर से लेंगे, लेकिन हो सकता है कल कस्टमर न दे तो फिर लफड़ा पड़े, इससे अच्छा ये आप हमको चेक बनवा देना। तो मैनेजर ने कहा हाँ हाँ हम बनवा देंगे। ये मैनेजर ने ही सलाह दी थी कि कस्टमर से लिखवा के रख लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल मैनेजर मैं न रहूं, दूसरा रहे और वो आपको चेक न दे, कस्टमर को दे तो क्या करोगे? तो इसलिए कस्टमर से लिखवा लो। तो हमारे सामने कई सारे एजेंटों ने ऐसे लिखवा करके डीडी बनवा के दिया। हमको एफिडेविट देने में बुराई किया भाई, हमने तो कईयों को देखा, हम उन एजेंटों को जानते ही नहीं है, अब तो हम उनके नाम कहां से लिखेंगे? हमने कई सारे एजेंटों को देखा अपनी ब्रांच में, कई सारे कस्टमरों को उन्होंने लाखों रुपए की पेमेंट करी, लेकिन हम उन एजेंटों को जानते ही नहीं है भाई। हम अपना तो प्रूफ दे सकते हैं ना, और हम देंगे, कोई दूसरा देगा, तीसरा देगा, इस प्रकार अगर 40 लोगों ने दे दिया तो भैया 40 लोग बोलेंगे हम तो 40 दिए ही दिए, अब इसके अलावा और भी थे, लेकिन अब उनको पता ही नहीं है, अब हम ना उनको जानते ही नहीं है, वो आएंगे तो वो भी गवाही देंगे। तो कोर्ट मैनेजर की बात मानेगी, इन हरामखोर नेगेटिव सीनियरों की बात मानेगी, कि इस नीच कंपनी की बात मानेगी, कि कोर्ट आपकी बात मानेगी, क्योंकि आपके साथ दस्तावेज भी है। आप सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हो, आप जो मुंह से बोल रहे हो वो लिखित में दिखा रहे हो, और लिखा आपने कुछ भी नहीं है उसमें। रसीदों में लिखा ब्रांच ने लिखा, डीडी में लिखा तो डीडी में बैंक ने लिखा, पेपर जो ओरिजिनल आपने जमा कर दिए ब्रांच में, और पेमेंट लोढ़ा कमेटी ने दी है तो वो लोढ़ा कमेटी ने अपने पास लिखा, आपने तो कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर भी आपकी बात न मान करके मैनेजर की बात मान लेगा, क्यों?
जज के बाप का राज है क्या कि कोर्ट ऐसे फैसला देगी? चिंता मत करना साथियों, जीरो चैनल आपके साथ है, गवाही भी देगा जीरो चैनल, क्योंकि संतू लाल भारती ने भी यही बताया था और जीरो चैनल ने खुद देखा कि यही हुआ है और इसकी पुष्टि किया है। लगभग 400 ब्रांचों के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन जीरो चैनल ने 100-150 ब्रांचों का दौरा किया, अपने सारे खुफिया रिपोर्टर लगाए और 100-150 ब्रांचों में सब जगह एक जैसी हकीकत पाई गई। सब जगह एक जैसी हकीकत पाई गई। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैंने जिन भी लोगों के नंबर दिए हुए हैं, ये अभी सूची जारी की गई है, उन सभी लोगों को ये वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि भैया ये प्रमाण है। अब आपको अगर कोई आपत्ति है तो जीरो चैनल को मेल करके बता दो जल्दी अपनी आपत्ति, या लीगल नोटिस दे दो उसको। हरामखोरों जल्दी दो, वो तैयार बैठा है कोर्ट में आने के लिए, बिल्कुल तैयार बैठे। हम कोर्ट में एफिडेविट के साथ कूदेंगे और हर शहर की कोर्ट में जाएंगे, अब छोड़ने वाले नहीं है साथियों। 1,22,00,000 लोगों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला है, आपका नाम भी ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन आपको पता कब चलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, 20 साल बाद पता चलेगा, तब क्या करोगे आप? इसीलिए इन हरामखोरों को अभी से लपेटना चालू कर लो, सबूत आपके हाथ में है, दस्तावेजों के दम पे लपेटना है उनको, ऐसे हवा हवाई बात नहीं है। आपके पास खुद के पास रिकॉर्ड जितना रखा हो उस रिकॉर्ड को निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्जी रिकॉर्ड बनाओ कि आपने 21-22 को पैसा जमा ही नहीं किया है और आप लिख दो कि हमने किया है, फिर कोर्ट आपसे कहे रसीद कहाँ है, और रसीद तो साहब हमको मिली ही नहीं थी। ऐसा नहीं माना जाएगा, रसीद आपको दिखानी पड़ेगी। 21-22 की रसीदें आपके हाथ में हो जितनी, आप उतना रिकॉर्ड बनाइए। मैंने कल वाले वीडियो में जो बताया है वो आप उसी हिसाब से लिस्ट बनाइए। 21-22 की 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है, वो आप 3 प्रकार की लिस्ट बनाइए और वो जो रसीदें आपके पास मौजूद हो उन्हीं की लिस्ट बनाइएगा। और आज जिन खातों की मैच्योरिटी डेट है उनकी लिस्ट बनानी है, तो आप इनकी भी बना लीजिए। एक वो लिस्ट जो 30 जून 2014 के पहले खत्म हो चुके हैं, 30 जून 2014 तक जिनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, लेकिन आज तक आपको पैसा नहीं मिला। चाहे आपने पेपर ब्रांच में जमा किए हो चाहे न किए हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जमा किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अकाउंट की लिस्ट बनाइए जिनके 30 जून 2014 के पहले मैच्योरिटी डेट हो चुकी है और आज तक पैसा नहीं मिला। नहीं मिला का मतलब है कंपनी ने आज तक आपको नहीं दिया। और दूसरी, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिनका 1 जुलाई 2014 से 22 अगस्त 2014 के बीच में खाता खत्म हुआ हो, मैच्योरिटी डेट आई हो, लेकिन उनका आज तक पैसा नहीं मिला। और तीसरी लिस्ट बनाइए जिनका 23 अगस्त 2014 के बाद आज तक, आज की तारीख में बोल रहा हूँ, लोड़ा कमेटी भी पेमेंट भेज रही है तो उसकी भी लिस्ट बना दो, इसमें डाल दो, उनके नाम आप अलग से लिख दो कि भैया इनको पेमेंट मिल गई, या आपने पेमेंट दे दी तो भी लिख दो कि हमने डीडी बना दी, किस तारीख को दे दी तारीख लिख लो। लोड़ा कमेटी ने दे दी तो लोड़ा कमेटी ने किस तारीख को दी वो तारीख लिख दो। अगर बैंक में आई है रेफरेंस नंबर आप इसमें डाल दो, डीडी नंबर की जगह आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हो। तो इसी प्रकार का डाटा तैयार करिए और ये वीडियो इन लोगों तक जरूर भेजिए जिन्होंने जीरो चैनल को जानकारी दी, और इसके लिए उनको धन्यवाद भी बोलिए। और उसके बाद उनको बोलिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दी गई जानकारी पर आपत्ति हो तो आप ईमेल के माध्यम से इनको मेल कर दीजिए। चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।